चलिए साहब, लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, पहले जो टैक्स था, सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स या कोई भी, देखिए इंट्रा स्टेट में तो कोई दिक्कत थी नहीं भाई। एक ही शहर, एक ही स्टेट के एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहा है तो उसी स्टेट में। बट इंटर स्टेट में दिक्कत थी कि भाई साहब, जिसने सप्लाई किया, जिस स्टेट ने सप्लाई किया उसे टैक्स मिलता था, सप्लाइंग स्टेट को। मान लो दिल्ली से माल बेचा, मान लो दिल्ली से मैंने हाथरस यूपी में बेचा, तो दिल्ली गवर्नमेंट को क्या मिल जाती थी? सीएसटी। अब मुझे एक बात बताइए, हाथरस में यानी यूपी में चला गया, हाथरस यूपी के अंदर है और वहां चला गया, आप बताइए वहां का व्यक्ति इसे कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करके खत्म कर देगा, तो आप मुझे बताइए अल्टीमेट कंज्यूमर तो यूपी का हुआ। और जिस व्यक्ति ने इसे कंज्यूम किया, बेसिकली उसके द्वारा जो टैक्स दिया गया है वो उसके ऊपर खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके स्टेट के ऊपर खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। दिल्ली ने बेचा, बेचने पर उसने टैक्स ले लिया और कंज्यूम कर लिया। अब सप्लाई करा और कंज्यूम कर रहा है यूपी वाला, तो यूपी वाले को कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो जीएसटी में एक अच्छी कलाकारी जो की गई वो ये की गई कि इसको बना दिया गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में ये हुआ कि भैया जो कंज्यूमिंग स्टेट होगी उसे इसका एडवांटेज मिलेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, सर फिर ये टैक्स जाता कैसे होगा? जाता कैसे होगा? चलिए, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूं कि ये टैक्स किस तरीके से ट्रांसफर होता है। मान लीजिए कोई सेल हुई, वो आप पिक्चर क्लिक करते रहना बस, है ना, तो उससे क्या होगा, थोड़ा इजी रहेगा। अब देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली में माल खरीदा, तो इसका मतलब ये हो गई इंट्रा स्टेट। 1 लाख का माल खरीदा, सेल प्राइस ये, सीजीएसटी 9,000, एसजीएसटी 9,000। अब एक्स था, एक्स से ए ने खरीदा, मान लो मैं ए ने खरीदा, यानी एक्स भी दिल्ली में था, ए भी दिल्ली में था। एक्स भी दिल्ली में था, ए भी दिल्ली में था। अब हुआ क्या, ए ने ये वाला माल बी को सेल किया, बी ऑफ यूपी, और मान लो ये 1,50,000 में सेल किया, तो आईजीएसटी लगेगा 18% लगेगा। और बी ने क्या किया, विद इन यूपी इसे अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल किया और उसने इसे कंज्यूम कर दिया। उसने इसे कंज्यूम कर दिया। प्लीज ध्यान से सुनना। अब अगर देखा जाए तो ये टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, ये टैक्स जो है आईजीएसटी भी सेंट्रल के पास जाएगा। बट कैसे जाएगा? देखो, बी सी से टैक्स लेगा 27,000 और अपना आईटीसी ले लेगा जो उसने पे किया, सीजीएसटी 9,000 और एसजीएसटी 9,000, बचा कितना? 9,000 रुपए। और ये 9,000 रुपए अब क्या बचा बताइए? आईजीएसटी बचा कि नहीं बचा? इसके पास 27,000 आया था, इसने अपना टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों माइनस कर लिए। अब अपना पैसा निकालने के बाद जो पैसा बचा ये वाला, बोलिए आईजीएसटी बचा या नहीं बचा? सब लोग बताएं प्लीज। और अगर ये आईजीएसटी बचा तो बी ये किसको दे देगा?
सॉरी, ए की स्थिति है, ए ने बी को बेचा है ना, एक्स से खरीदा तो ए ने टैक्स दिया और ए ने बी को बेचा। अब बी के पास ये स्थिति आई 27 था ए के पास, तो ए के पास जब 27 आए तो इसने क्या किया, ये पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दिए 9,000 रुपए। 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराए। प्लीज ध्यान से सुनना, हल्का सा टेक्निकल है, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे पहली सेल जो हुई उसमें ये 9,000 आए, और बताइए दिल्ली गवर्नमेंट पे भी कितने हैं, 9,000 रुपए। यानी स्थिति यह है कि सेंट्रल को यहां से 9,000 मिले और 9,000 ए ने डिपॉजिट करा दिए, तो सेंट्रल को मिले 18 और दिल्ली को मिले 9। अब मेरा सवाल यह है आपसे, ध्यान से सुनना प्लीज, क्या दिल्ली गवर्नमेंट को इस पे अब कोई टैक्स मिलना चाहिए जब माल इसके यहां से निकल चुका है? तो बोलो हाँ या ना। नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? लेकिन इसे तो टैक्स मिला हुआ है 9,000 रुपए। ध्यान से सुनना, जैसे ही माल इसके स्टेट से बाहर गया, देखो ना, दिल्ली से यूपी गया, वैसे ही ये क्या करेगी, ये वाली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, इस पैसे को ट्रांसफर कर देगी यहां पर। यानी यहां -9,000, तो ये हो गया नील, और यहां कितना हो गया, 27,000। अब बताइए सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। अब एज पर लॉजिक, टोटल टैक्स का आधा तो मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधा किसे मिलना चाहिए बताइए? कंज्यूमिंग स्टेट को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां कंज्यूमिंग स्टेट कौन है? यूपी। तो अब जानते हैं, अब वो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका आधा 13,500 ट्रांसफर टू यूपी गवर्नमेंट। तो अब इसके पास कितना रह गया, 13,500, और वे 13,500 किसको मिल गए, यूपी गवर्नमेंट को। सो कुल मिलाकर ये होता है कि जिस स्टेट से माल निकल जाता है उस स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी टैक्स उसके पास इस माल के रिगार्डिंग है वो सारा सेंट्रल को ट्रांसफर करे, और फिर सेंट्रल की जिम्मेदारी है कि आधा अपने पास रखे और आधा उस स्टेट को दे जिस स्टेट में माल कंज्यूम हो रहा है। बताओ एकदम समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। चलिए अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या बोला गया है। सबसे पहले आईजीएसटी को आपने एग्जॉस्ट करना है, ये सीक्वेंस है। अगर आपके पास आईजीएसटी पड़ा हुआ है और आपको मान लो आईजीएसटी देना था, तो सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट लो, फिर सीजीएसटी क्रेडिट लो, और फिर एसजीएसटी क्रेडिट लो। यानी इसको क्या कर दो, सबसे पहले 0। ये सीक्वेंस है, ऐसे ही करना है। आईजीएसटी का सबसे पहले आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। अच्छा सर, फिर सीजीएसटी का क्या है सर? अब वो कह रहे हैं सीजीएसटी में पहले सीजीएसटी दो और उसके बाद आईजीएसटी दो। अच्छा सर, इसके बाद एसजीएसटी, पहले एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी। आपको लॉजिक ये समझ आ गया होगा, जिसका टैक्स है वो सबसे पहले अपना हिसाब किताब कर रहा है, बाद में दूसरे को दे रहा है, तो ये प्रायोरिटी होगी। और इस साल जो अमेंडमेंट आया था वो ये आया था कि आईजीएसटी को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तरुण, इनपुट टैक्स क्रेडिट ये होता है जो आपने पहले कोई माल खरीदा और फिर आप उसे बेच रहे हो, तो बेचने पे जैसे यहां पर टैक्स आपको मिला, ये तो आपने जो दिया था ना वो आपको माइनस हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट करना। तो जो परचेज पे टैक्स दिया वो आपको लेस होना है, उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा, वो कह रहे हैं अगर आपके पास आईजीएसटी है तो सबसे पहले उसी से आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी इस सीक्वेंस में खत्म कर दीजिए। यानी सबसे पहले खत्म कीजिए आप आईजीएसटी को, इसे 0 कर दीजिए, और उसके बाद सीजीएसटी है तो पहले सीजीएसटी, देन आईजीएसटी, और एसजीएसटी तो पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ। यस,
सबसे पहले आईजीएसटी को जीरो कर देना है। मतलब अगर आपके पास आईजीएसटी में पड़ा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट और आपने आगे टैक्स देना है और मान लो वो भी आईजीएसटी देना है तो पहले आईजीएसटी दे दो। नहीं जी हमें सीजीएसटी देना तो सीजीएसटी यूज कर दो। सीजीएसटी या तो आईजीएसटी दोगे या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोगे, दो ही काम होंगे। या तो आईजीएसटी के अगेंस्ट आईजीएसटी होगा आपका, या आईजीएसटी के अगेंस्ट वो कह रहे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी कर दो। सो आईजीएसटी से आईजीएसटी ही जाएगा तो जीरो जाएगा नहीं। दोबारा सुन लीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे पास आईजीएसटी पड़ा हुआ है, अब मुझे आगे पे करना है कुछ, तो मैं क्या करूंगा, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा लूंगा, आईजीएसटी को जीरो कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि मेरा सबसे पहले आईजीएसटी अगर कुछ पे करना है वो सीजीएसटी एसजीएसटी, आईजीएसटी जीरो करूंगा और उसके बाद सीजीएसटी जो है उससे सीजीएसटी देन आईजीएसटी, एसजीएसटी से पहले एसजीएसटी देन आईजीएसटी, और भैया सीजीएसटी से एसजीएसटी, ये आज भी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? और बाकी मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कराऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल ओवरव्यू बता रहा हूं, परेशान मत होइए। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस, इस तरीके से हमें चलना होगा। चलिए साहब, इसके बाद क्या है जी, ये आपने फटाफट पिक्चर ले लीजिए इसकी, जल्दी से फटाफट लीजिए। फिर ये ले लीजिए। हाँ फर्स्ट पेज दोबारा से आ रहा है, परेशान मत होइए, ये लीजिए, ये आ रहा है, ये ले लीजिए। इतना तो करा ही दिया मैंने आपको, यहाँ तक ये कराया था ना अभी, इसको ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है आईडीटी के फीचर्स क्या हैं, तो ये सिंपल से हैं, देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हाँ जी, टोटल कलेक्शन का गवर्नमेंट को 50% आईडीटी से मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ठीक है, टैक्स ऑन कमोडिटीज, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि ओल्ड लॉ में क्या था, माल बेचते थे तो सेल बोलते थे, और सर्विस रेंडरिंग ऑफ सर्विस, सेल पर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था वैट और सेंट्रल गवर्नमेंट का था एक्साइज, और सर्विस टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती थी। स्टेट टैक्स सर्विस टैक्स था ये, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्विस पर सर्विस टैक्स और सेल पे वैट और एक्साइज लगता था। अब न्यू में क्या हुआ, न्यू में इसको नाम दे दिया सप्लाई। क्या कहा, बोले साहब आप माल बेचोगे तो भी सप्लाई बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर मान लीजिए आप कोई सर्विस दे रहे हो तो भी बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, और दोनों हैं तो भी बोलेंगे सप्लाई। क्लियर? तो अब हम ये नहीं करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स हो गया जी या रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो गई, अब हम सीधा क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ बोथ। ठीक है, अब बात ये आ रही है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन क्या है, सिंपल है जी, ए ने बी को माल बेचा, जरा ध्यान से सुनना प्लीज, बी से जो टैक्स मिला ए अपना माइनस करेगा और जो बचेगा वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो बताइए, उसने अपना पैसा निकाला और जो डिफरेंस था वो गवर्नमेंट को दे दिया। अब बताइए, ए टैक्स की चेन से अलग हो गया, उसका पैसा निकल आया। अब बी ने सी को बेचा तो वो क्या करेगा, सी से टैक्स लेगा, और जो बी ने पे किया वो अपना माइनस करेगा, बैलेंस गवर्नमेंट को। और मान लीजिए सी ने डी को बेचा, तो डी से जो सी को मिला, सी ने जो टैक्स पे किया वो माइनस करेगा बाकी गवर्नमेंट को, और सारा बर्डन अब कौन कौन बर्दाश्त करेगा, सारा बर्डन जिम्मेदारी है अल्टीमेट कंज्यूमर की। क्लियर? फिर इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। आप बताइए, आप तो जीएसटी के स्टूडेंट हैं, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, मान लो एक चिप्स का पैकेट खरीदा 20 रुपए का, और उसमें लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप बताइए उसमें आपको पता है कितना टैक्स आपने दिया है? नहीं, तो हम पता नहीं कर सकते ना। क्लियर? तो वो ये कह रहे हैं नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, हमें डायरेक्ट कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें से। इन्फ्लेशनरी, आप बताओ, प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर बाइडर टैक्स बेस, बताओ बताओ जी, बाइडर टैक्स बेस ऑलमोस्ट सारे आइटम्स कवर है कि नहीं? तो अपने आप बाइडर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया जी। और प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर, अब जो सिन गुड्स हैं उन पे टैक्स हाई रेट से लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना सोशल वेलफेयर देख रही है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे विस्की सिगरेट वगैरह ये सब,
तो अगर इन पे टैक्स ज्यादा लगा दे तो कहीं ना गवर्नमेंट सामाजिक दायित्व का अपना निर्वाह कर रही है। वो ये कह रही है कि भैया इतनी महंगी चीज है क्यों ले रहे हो, फिर भी लोग देखिए खरीदते ही हैं। सिगरेट पे लिखा होता है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, लोग फिर भी लेते हैं। बोले लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो बस फिर भी वो चीजें बिक रही हैं। तो आई थिंक ये भी आपने पिक्चर क्लिक कर ली होगी, कर ली ना? चलिए, और ये मैं बता ही चुका हूं, नो डिफरेंस इन फॉर रिच एंड पुअर, रिग्रेसिव इन नेचर, ये तो पता ही है हमें। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ जीएसटी क्या था, सिंपल सी बात थी। जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी ए ने बी को बेचा, खर्चे जोड़े, प्रॉफिट जोड़ा, आगे बेच दिया, तो वैल्यू एडिशन होता चला गया। तो जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। फिर कह रहा है कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स। यस, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को, तो इस तरीके से बात चलता रहेगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ए ने बी को बेचा, ए बी रजिस्टर, बी बी रजिस्टर, और सी अनरजिस्टर्ड है, बीच में अनरजिस्टर्ड आ गया। अब अनरजिस्टर्ड आगे डी को बेचता है, मान लीजिए, जरा सोच के बताइए, जैसे ही कोई बीच में अनरजिस्टर्ड डीलर घुस गया, वैसे ही अब तक का जो टैक्स था वो सबका सब कॉस्ट बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बताइए? क्योंकि उसका अब क्रेडिट तो मिलेगा नहीं, और जब क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये माल महंगा हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भैया सबके सब क्या बन जाओ, सबके सब क्या बन जाओ, सबके सब बन जाओ रजिस्टर्ड डीलर। सो इसीलिए देखिए 120 का माल, 10 का टैक्स, 130। अब 130 का 150 में बेचा अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो अब अनरजिस्टर्ड डीलर को तो क्रेडिट मिलेगा नहीं। अगर क्रेडिट मिलता, जो टैक्स का डिफरेंस है वो अलग रखते हो, कॉस्ट अलग, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब अनरजिस्टर्ड डीलर को ये सब मिलेगा नहीं, तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो परचेज प्राइस थी इंक्लूडिंग टैक्स, वो अब इसके लिए कॉस्ट बन गई, और अब ये जो भी बेचेगा उस पर आगे अब वो फिर से टैक्स के ऊपर टैक्स लगता चला जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है बीच में कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर नहीं होना चाहिए। क्लियर? फाइनली क्या हुआ? जो जीएसटी आया, जीएसटी का मेन उद्देश्य क्या है? अगर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड जाएगा तो जीएसटी, नो टैक्स ऑन टैक्स, कहीं भी टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। और ये मैंने कल आपको एग्जाम्पल करके दिखाया था कि पुराने लॉ में ये स्थिति हो रही थी और आज के दिन में ये स्थिति है। तो बताइए, यहां तक क्लियर है? और फोटो खींच लिया? आप फोटो खींच लीजिए यहां तक, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए जल्दी से कीजिए, फास्ट प्लीज। चलिए आगे देखिए क्या है। अब ये भी रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू। हमारी गवर्नमेंट बोली, ये क्लिक कर लेना, जब तक मैं समझाता रहूं तब तक आप क्लिक भी कर लेना ऐसे। रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट अलग अलग बांट दिए। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 4 स्टेट के लिए लिमिट बनाई। गुड्स हो चाहे सर्विस, दोनों के लिए 10 लाख से ऊपर जाते ही इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, इनके लिए गुड्स और सर्विस के लिए लिमिट 20 लाख। और बाकी जे एंड के, हिमाचल प्रदेश, असम और बचे कुछ सारे स्टेट, 2 लिमिट बनाई। सर्विस है केवल तो 20 लाख, और गुड्स है तो ये 40 लाख। अब बात मेरा ये है कि चलो सर ये तो हम याद कर लेंगे कितनी कितनी लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल आपसे एक ही है, जनरल लो है वो ये है कि 20 लाख से ऊपर जाओगे, जनरल तो यही है, 20 लाख से ऊपर जाओगे तो भैया आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। आप मुझे एक बात बताइए, मेरी 20 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं है, ना तो मतलब सप्लाई नहीं है, सॉरी, 20 लाख से ऊपर ना सर्विस है, ना गुड्स है, ना दोनों है, मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं, नहीं करा सकता क्या? बताइए। करवा सकता हूं, और उस रजिस्ट्रेशन को क्या नाम मिलेगा? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। तो मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन 20 लाख से ऊपर बताइए, मेरी चॉइस है या मुझे मैंडेटरी कराना पड़ेगा? मैंडेटरी है, कराना पड़ेगा। तो ये लिमिट क्रॉस करेंगी तब कराना पड़ेगा। अब मेरा एक सवाल कि भैया यहां तो तुमने लिमिट 20 लाख बनाई, 20 लाख का मतलब क्या है कि जैसे ही 20 लाख से ऊपर गए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, सारे टैक्स वगैरह देने हैं, सब कुछ करने हैं। और यहां पे 10 लाख से ऊपर ही आपने ये सब करना है। जरा बताना, गवर्नमेंट ने इन स्टेट के साथ हार्डशिप की है
या इनको कुछ एडवांस देने की कोशिश की गई, एडवांटेज। यहां 10 लाख से ऊपर है तो हार्डशिप या एडवांटेज, क्या एडवांटेज है इशिता? हाँ बिल्कुल सही लिखा है, एडवांटेज है सर। हाँ बिल्कुल इशिता, क्योंकि इस पर होगा क्या कि अब ये परचेज करेंगे, कुछ इनवार्ड सप्लाई लेंगे, यहां पर 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब क्रेडिट मिलेगा, और यहां 10 लाख के बाद ही करा देंगे तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये लोग भी इस दायरे में आए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लिमिट बनाई। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बेसिक था ये, हमने खत्म किया, आपने फोटो ले लिया होगा, फटाफट बताएं। चलिए अब मैं जीएसटी का पीजीबीपी उठा लेता हूं, ठीक है? बताइए जीएसटी का पीजीबीपी कौन सा है? जीएसटी का पीजीबीपी जैसा चैप्टर कौन सा है? आईटीसी। अच्छा जी, और गजब यार, तुम तो ऐसे कर करके सारे ही लिख दोगे यार। देखिए इसमें जो सबसे टेक्निकल चैप्टर है जीएसटी में, डेट इज सप्लाई। सप्लाई सबसे ज्यादा टेक्निकल है, तो मैं चाहता हूं इसे आपको आराम आराम से खत्म करवाऊं, आराम आराम से हम इसे खत्म करें, ठीक है? क्योंकि जो इजी चीजें हैं उन्हें तो हम फास्ट भी ले सकते हैं, जो टेक्निकल है जैसे ये और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो हमें आराम से करने हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये खत्म कराने की, और मंडे को आईटीसी, ठीक है? बाकी 2 क्लास बचेंगी, खत्म हो जाएगा, सब इजी है, कुछ नहीं है बाकी में। तो चलिए साहब, सप्लाई सबसे पहले ले रहा हूं मैं। ये देखिए सप्लाई के मैंने नोट्स रखे, पहले समझाता हूं, आप तब तक क्लिक कर लीजिएगा इसे। देखिए साहब, इसमें देखिए अब क्या है सप्लाई। सप्लाई है क्या? सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट। अब सर ये टैक्सेबल इवेंट क्या है? देखो भैया, टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे इनकम टैक्स में हम कहते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर में आपने किसी भी दिन इनकम अर्न कर ली, जिस दिन इनकम अर्न की उसी दिन टैक्सेबल इवेंट हो गया, अब अगले साल आप टैक्स देना। इसी प्रकार से यहां पर भी जिस दिन सप्लाई मान ली जाएगी वही टैक्सेबल इवेंट है, और फिर अकॉर्डिंगली आपने मंथली जो आप टैक्स वगैरह देते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो सप्लाई का मतलब मैंने आपको क्या बोला? सेल ऑफ गुड्स हो, चाहे रेंडरिंग ऑफ सर्विस या बोथ, सबका मतलब क्या है? सप्लाई। अब सप्लाई में टैक्सेबल इवेंट किसे कहा जाएगा? देखिए ध्यान से, टैक्सेबल इवेंट किसे कहा जाएगा? उन्होंने कहा सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है? देखो साहब, मेरा काम है, मोबाइल की दुकान है मेरी, मैं मोबाइल खरीदता हूं और बेचता हूं, तो ये क्या हो गया? मेरा बिजनेस ही है। तो दिस इज व्हाट? इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब मैं फैक्ट चेंज कर रहा हूं, सोच के बताना और मुझे बताना ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा। मेरा सवाल यह है कि मेरा मोबाइल अब पुराना हो गया है और मैं ये चाहता हूं कि ये मोबाइल मैं बेच दूं और नया मोबाइल खरीद लूं। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भैया मेरा ये मोबाइल है, आप कितने में खरीदोगे? उसने कहा जी 15,000 रुपए में या 20,000 रुपए में आपका मोबाइल खरीद लूंगा। मैंने उसे बेचा और बेच के 20,000 रुपए ले आया। ठीक है साहब, आप बताइए जो मैंने सेल की है, क्या मेरा ये बिजनेस है? क्या ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएगा? बिल्कुल, इन कोर्स भी नहीं है और फर्दरेंस भी नहीं है, बिल्कुल ठीक बोला आपने इशिता। तो भैया कुछ भी नहीं आएगा, दोनों में से कहीं नहीं आएगा, बात खत्म। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है इन कोर्स, मेरा काम ये है, मैं खरीदता बेचता हूं, यही काम करता हूं, तो मेरा इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वरना इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस नहीं है। तो आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर। इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो ये इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है, तो मैंने इसका एक चार्ट बनाया हुआ है, तो मैं आगे आएगा इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि हम कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं। देखिए अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट करें, कुछ भी इंपोर्ट करें, तो उस पर जो जीएसटी लगेगी वो लगेगी आईजीएसटी। रीजन? भैया स्टेट का तो कोई मामला है ही नहीं,
विद इन स्टेट है नहीं, इंटरनेशनल मामला है। तो आईजीएसटी भी किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंटरनेशनल है तो भी किसको मिलना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बस वो यही कह रहे हैं कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, तो इस पर जो आईजीएसटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब मिल जाएगी, आईजीएसटी लगेगी। बाकी डिटेल अभी अभी आएगी, आगे ले लूंगा। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, यहां पर भी इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो आप फ्री में ट्रांसफर करोगे, हम उन्हें भी सप्लाई मान लेंगे। तो मैं आपको कुल मिला के बताऊं, सेक्शन 7 है सप्लाई का, और उसके साथ 3 शेड्यूल हैं। यानी जब भी सप्लाई की बात होगी, सेक्शन 3 सेक्शन 7 विद 3 शेड्यूल्स, ये सेक्शन तब कंप्लीट होता है। तो वहां विदाउट कंसिडरेशन है, उसका शेड्यूल 1 है, उसमें फ्री के 4 आइटम है। अगर वो हैं तो गवर्नमेंट कह रही है अगर फ्री में भी सप्लाई करोगे तो हम इसे सप्लाई मान लेंगे, और भैया फिर आपको इस पर क्या देनी पड़ेगी? जीएसटी। वो भी देखेंगे क्या है। एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो यहां पर यह बताया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा कि आपने जो काम किया है वो आपने सर्विस दी है या माल बेचा है, सर्विस दी है, माल बेचा है, क्लासिफाई करना है। चलिए, एक्टिविटीज ना तो सप्लाई है ना गुड्स है, तो हमें यह भी इस चैप्टर में देखना होगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसे गवर्नमेंट ने बोला ना तो भैया सप्लाई ऑफ सर्विस ना सप्लाई ऑफ गुड्स, और जब कुछ भी नहीं है तो किस बात की जीएसटी? जीएसटी के लिए सप्लाई तो होना जरूरी है। चलिए, और फिर कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, सेक्शन 8, वो हम देखेंगे। अब देखिए, ये मैं समझता हूं आपने क्लिक कर लिया होगा। अब मैं आगे ले रहा हूं, ये देखिए थोड़ा सा और मैंने इसको ब्रीफ करने की कोशिश की। सप्लाई should be of goods or services or both for a consideration, should be made in course of furtherance of business, made by a taxable person, made by a taxable person। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं तो जीएसटी कैसे लगेगा? तो टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल सप्लाई भी होनी चाहिए। देखो, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब सीधा है, जिस पर जीएसटी लगती है वो टैक्सेबल सप्लाई हो गई, और जिस पर जीएसटी नहीं लग रही है ना, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, या वो एग्जेम्प्ट है तो भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जिस पे जीएसटी लग रही है। आप बताइए, क्लिक कर लिया आपने? फटाफट बताएं। अभी टैक्सेबल पर्सन आ रहा है, अभी आ रहा है, अगले पेज पे ले रहा हूं मैं इसको। ओके, चलिए अब अगले पेज पे मैं आ रहा हूं। मैंने टैक्सेबल पर्सन का भी एक छोटा सा चार्ट बनाया, ये भी आप मेरे समझाते समझाते इसे देख लीजिए, क्लिक भी कर लीजिएगा। पहले क्लिक कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं फटाफट। टैक्सेबल पर्सन, फटाफट क्लिक कीजिए। अब देखिए साहब, टैक्सेबल पर्सन का मतलब यहां पर क्या है? बोले साहब, ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 में, और सेक्शन 22 कहता है जैसे ही लिमिट क्रॉस की, अब मैंडेटरीली भैया तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है। लिमिट क्या थी? 10 लाख, 20 लाख, जो भी मैंने बताई थी। जैसे ही लिमिट क्रॉस की तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सेक्शन 22 में है। चलिए साहब, एक है सेक्शन 24, यानी अगर आप 22 में रजिस्टर्ड हो तो भी टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन 24 ये कहता है भैया चाहे तो तुम्हारी 20 लाख से ऊपर निकली, चाहे 10 लाख से ऊपर निकली, चाहे नहीं निकली, अगर तुमने ये एक लिस्ट बना दिया गवर्नमेंट ने कि अगर ये लिस्ट वाले बिजनेस या सर्विस दे रहे हो, ये लिस्ट वाले जो सेक्शन 24 में लिस्ट है, तो भैया सुन लो, फिर एक भी रुपया की कोई लिमिट नहीं है। डे 1 से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर बिजनेस स्टार्ट करना है आपने। सर जैसे जैसे साहब इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, और ध्यान से सुनना, जीएसटी पढ़ते वक्त एक बात बड़े ध्यान से सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जहां गुड्स शब्द लिखा है वो केवल गुड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जहां सर्विसेज लिखा है वो सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होगा, जहां दोनों लिखा है वह दोनों के लिए होगा। तो इतना माइन्यूटली आपने पढ़ना होगा, जब आप जीएसटी पढ़ोगे तो ऐसा होगा। अब सेक्शन 24 में क्या कह रहे हैं? अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, एक भी रुपए की है, एक भी रुपए की, तो भैया आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद ही आप इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हैं। सर इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं क्या? हाँ जी, वहां आप 20 लाख तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं कर सकते, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सेक्शन 22 में रजिस्टर्ड हो तो भी आप क्या हो? टैक्सेबल पर्सन हो। सेक्शन 24 में रजिस्टर्ड हो तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो। अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब सर मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मैं लायबल टू बी रजिस्टर्ड हूं, मतलब सर, मतलब ये है, ध्यान से सुनना, मतलब यहां पर ये है कि मेरी टर्नओवर मतलब सप्लाई जो है 20 लाख से ऊपर निकल गई या 10 लाख से ऊपर निकल गई। अब बताओ मेरे लिए जरूरी है कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराना? बोलो हाँ है ना?
कराना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा हूं। मतलब लिमिट क्रॉस हो गई, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है क्योंकि मैं लिमिट से ऊपर निकल गया और मैं फिर भी नहीं करा रहा। अब मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, फिर भी मुझे टैक्सेबल पर्सन समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब मेरी गवर्नमेंट मुझसे पकड़ के जीएसटी, और अगर मेरी कोई बदतमीजी है तो पेनल्टी वगैरह भी लगा सकती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही है इशिता, मतलब मैंने यही बोला है। और चौथा है जी, पर्सन नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड स्टिल रजिस्टर्ड हिमसेल्फ। अब मेरी 20 लाख 10 लाख से ऊपर नहीं है सप्लाई, मैंने फिर भी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मतलब वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करा लिया तो भी मैं टैक्सेबल पर्सन, तो मैं टैक्सेबल पर्सन इन 4 केसेज में होऊंगा। आई थिंक आपने ये देख लिया होगा। फिर मैंने देखिए दोबारा से लिखा, सप्लाई का मतलब सेक्शन 7 शेड्यूल्स 1 2 3। सप्लाई का मतलब सेक्शन 7 शेड्यूल 1 2 3। अगर शेड्यूल 1 2 3 साथ में लेके नहीं चलूंगा तो सप्लाई मुझे समझ में नहीं आएगी। आई थिंक ये आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब देखिए, अब थोड़ा सा चार्ट और बड़ा हो गया। देखिए, यहां मैंने सेक्शन 7 लिखा, और सेक्शन 7 को अब मैं ऐसे कर रहा हूं, इस तरीके से। चलिए, सेक्शन 7 के मैंने और ओपन किया इसको, और डिटेल में गया, और डिटेल में गया तो देखिए मेरे सामने क्या क्या कहानी आई। अब मैं वो बताना शुरू कर रहा हूं। सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(a। अब 7(1)(a) क्या कह रहा है? 7(1)(a) क्या कह रहा है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, जिसमें सेल, एक्सचेंज और बार्टर, फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। भैया आपने किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई की है, चाहे वो गुड्स की है चाहे वो सर्विस की है, दोनों की है। सेल है, सेल तो आप जानती हैं। एक्सचेंज और बार्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है मुझे? एक्सचेंज और बार्टर में नो कैश, ओके। और कोई बताना चाहे? चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक्सचेंज में क्या होता है, ध्यान से सुनना प्लीज, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पुरानी बाइक लाइए और नई ले जाइए। अब बताइए, पुरानी आप लेके गए, उन्होंने नई दे दी। इज इट पॉसिबल? क्या वो कहेंगे अच्छा पुरानी छोड़ जाओ नई ले जाओ, या कुछ पैसे नहीं लेंगे? लेंगे ना। अच्छा, अब मान लीजिए मेरी बाइक जो है वो मैं लेके गया और 10,000 उसकी वैल्यू है, एक्सचेंज में 10,000 में जा रही है। मैं नई बाइक खरीद रहा हूं मान लीजिए 3 लाख रुपए की। अब ध्यान से सुनना, मैंने 10,000 की बाइक दी, बदले में 3 लाख रुपए की बाइक ले ली, तो मुझे 2,90,000 रुपए देने होंगे। अब सवाल यह उठता है कि जीएसटी जो लगेगी वो 2,90,000 पे लगनी चाहिए या 3 लाख पे लगनी चाहिए? फटाफट आंसर दीजिए। भैया जो भी जीएसटी में लगा हुआ है सबके ऊपर है, ठीक है ना? चलिए अब सुने मेरी बात। बिल्कुल आंसर सही आया है, 3 लाख, क्योंकि नई बाइक की कीमत 3 लाख है। तो एक्सचेंज में क्या होता है, इक्वल वैल्यू का नहीं होता। आप पुराना लेके गए नए ले आए तो डिफरेंस आपने पे किया तो जीएसटी पूरे अमाउंट पे लगी। बार्टर में इक्वल का होता है, मैंने आपको गेहूं दिया, आपने मुझे चावल दे दिया। क्लियर? अब वो कह रहे हैं आपने कुछ भी दिया है भैया, किसी भी प्रकार की सप्लाई है, सेल एक्सचेंज बार्टर, और कंसिडरेशन के लिए है, तो वहां पर सप्लाई मानी जाएगी सेक्शन 7(1) छोटा ए क्लॉज। ठीक है, 7(1) छोटा ए। अब भाई साहब ये इंडिपेंडेंट सप्लाई हो गई, कोई भी सप्लाई है वो ऐसे ही चलेगी, सेक्शन 7(1) के हिसाब से उस पर हम जीएसटी लगाएंगे, बात खत्म। फिर 7(1) क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, यानी यहां पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? सर्विस की। और किसके लिए? कंसीडरेशन के लिए। अब मैंने कोई सर्विस इंपोर्ट की, जैसे मान लीजिए मैं अपनी इंडिया में कोई अपना एक बंगला बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि एकदम शानदार बंगला बने। अब मेरा जो
इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है। मुझे पता चला कोई व्यक्ति इटली में रहता है और वो बहुत शानदार डिजाइन करता है आपका मैप घर का। मैंने उसे बोला, मैंने भाई साहब मेरी इतनी जगह है और मैं ये चाहता हूं, प्लीज मेरे लिए आप एक मैप बना के भेजें ताकि मैं घर में, मतलब मैं घर उस हिसाब से बना सकूं। उन्होंने सर्विस इंपोर्ट की, मैंने हाँ जी की, फॉर कंसिडरेशन, हाँ जी पैसे दूंगा, फीस दूंगा। अब चाहे वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, मतलब मैंने अपने लिए की, तो ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दूंगा, तो भी मुझे इस पर क्या देनी है, आईजीएसटी देनी है। और मैंने आपको बोला था इसके रिगार्डिंग एक इंडिविजुअल चार्ट है, वहां एकदम क्लियर करके मैं साहब आपको अभी समझाने वाला हूं। चलिए, अब वो कह रहे हैं 7(1)(c) क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 7(1)(a) इंडिपेंडेंट, 7(1)(b) इंडिपेंडेंट, लेकिन जैसे ही 7(1)(c) की बात आई तो उन्होंने बोला इसमें एक्टिविटी स्पेसिफाइड है, और ध्यान रखना ये शेड्यूल 1 में है, यानी विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। इसका मतलब साफ शब्दों में मैं आपको बताना चाहूं तो ये बताना चाहता हूं कि शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी हैं और वो फ्री में हो रही हैं, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री, गवर्नमेंट कह रही है। सेक्शन 7(1)(c) की बात आएगी तो सेक्शन 7(1)(c) क्या कह रहा है, वो इतनी सी बात कह रहा है, देखिए ये दबा दिया मैंने, केवल ये बात कह रहा है वो, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन, यानी शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटी है विदाउट कंसिडरेशन वो सेक्शन 7(1)(c) में है। अब वो आइटम कौन कौन से हैं, वो शेड्यूल 1 में है। तो अब बताइए, सेक्शन 7(1)(c) कह रहा है कि शेड्यूल 1 में जो आइटम मेंशन है विदाउट कंसिडरेशन है, फ्री वाले, वो इसमें कवर हैं। अरे भैया उसके लिए मुझे शेड्यूल 1 भी तो देखना पड़ेगा। इसका मतलब 7(1)(c) विद शेड्यूल 1 मुझे पढ़ना होगा, यानी उसमें जो फ्री आइटम है, अगर उन 4 आइटम की सप्लाई हो रही है तो गवर्नमेंट कह रही है दैट इज लायबल टू जीएसटी, उसे सप्लाई माना जाएगा और आपको उस पर क्या देनी पड़ेगी, जीएसटी देनी पड़ेगी। चलिए साहब, फिर गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(a) सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूट एज ए सप्लाई एज पर सेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रेफर्ड इन शेड्यूल 2 क्लासिफिकेशन। कुछ नहीं है, जैसे ही सेक्शन 7(1) कैपिटल ए की बात आएगी तो वो कह रहे हैं इसके साथ शेड्यूल 2 देख लीजिए। मतलब वो कह रहे हैं कि जी हमने इस सेक्शन में ये बताने की कोशिश की है कि कौन सी सप्लाई सर्विस है, कौन सी सप्लाई गुड्स की है, कौन सी दोनों की है, तो वो क्लासिफाई किया है, और क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने एक शेड्यूल बना दिया है, उस शेड्यूल में सारा लिखा हुआ है। बात क्लियर। चलिए साहब, अब इसके बाद फिर उन्होंने कहा सेक्शन 7(2) एक्टिविटी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी अब उन्होंने ये बोला कि ऐसी एक्टिविटी जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, इसका मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, तो वो है हमारी शेड्यूल 3 में, और उसको हम बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। यानी शेड्यूल 3 में जो आइटम्स हैं वो नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है सर, और क्या बात करते हैं, शेड्यूल 3 जो वो केवल नेगेटिव लिस्ट की बात करती है, और फिर वो कह रहे हैं 7(2)(a) तो नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहा है, और बी क्या है, गवर्नमेंट की एक्टिविटी जो जो पब्लिक अथॉरिटी के रूप में है, गवर्नमेंट कह रही है हम उन्हें गवर्नमेंट एक्टिविटी एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अगर गवर्नमेंट कोई बिजनेस वगैरह करती है तो जीएसटी लगेगा, पर गवर्नमेंट कोई ऐसी एक्टिविटी करती है इसको हम सोवरेन एक्टिविटी बोलते हैं। सोवरेन एक्टिविटी जैसे इलेक्शन करवाना, बताइए इलेक्शन क्या एक आम आदमी कर सकता है, नहीं, गवर्नमेंट ही करवाएगी। जस्टिस दिलाना, गवर्नमेंट ने न्यायालय बनाए। आर्मी गवर्नमेंट की है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गवर्नमेंट का है। तो ये जो इस तरीके की अगर एक्टिविटी कोई होगी तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट एज ए कोई ऐसा काम करती है जो बिजनेस है, कोई पब्लिक अथॉरिटी जहां पर डीलिंग हो रही है, तो वहां पर जीएसटी का दायरे में वो आ जाएगी। ये कुछ नहीं है, वो ये कह रहा है 7(3) सब्जेक्ट टू 1, 1A और 2, यानी जो हमने पढ़ा 1, 1A और 2, इनको ध्यान में रखते हुए कहा गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाइड एक्टिविटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी सेक्शन 7(3) सिर्फ एक बात कह रहा है कि गवर्नमेंट हमें बता देगी, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, मतलब जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगी, गवर्नमेंट रिकमेंड कर देगी उसे, और वो क्या है, वो कहेंगे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है और सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। तो इसका ऐसा कोई खास आगे यूज नहीं आना, बस इतनी सी बात है, बस ये आपने दिमाग में रखनी है। तो आप बताइए, ये आपने फोटो ले लिया, बताइए फटाफट।
यस और नो, फटाफट बताएं प्लीज। चलिए अब मैं अगले पेज पे आता हूं। देखिए साहब, अब मैं और इसको आपके लिए सिंप्लीफाइड कर दिया। सप्लाई में मैंने बताया क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है। अब देखिए, अब याद करने वाली बात आ रही है, तो वो क्या है? सप्लाई फॉर कंसिडरेशन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बताइए 7(1)(a) इंडिपेंडेंट सेक्शन था, वहां कोई शेड्यूल नहीं था। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं, ये 7(1)(b). तो मैंने आपको बोला था 7(1)(a) इंडिपेंडेंट, 7(1)(b) इंडिपेंडेंट, बट जैसे ही 7(1)(c) की बात आती है तो साथ में फिर क्या लगेगा? शेड्यूल 1। जैसे ही 7(1)(a) की बात आएगी तो क्या लगेगा? शेड्यूल 2। और जैसे ही 7(2) की बात आएगी तो क्या लगेगा? शेड्यूल 3। तो मैंने और ब्रीफ कर दिया आपके लिए। तो आप बताइए, ये चीज भी एकदम क्लियर है, क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है? फटाफट बताओ, और फोटो भी खींच लीजिए फटाफट इसका। प्लीज रिप्लाई सब लोग क्या कीजिए। अब बताइए, अब मैं आपसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की बात करूं तो वो छोटे से इंट्रोडक्शन क्या होगा, देख लेते हैं। अच्छा बताइए, ये स्क्रीन जो मुझे दिख रही है बेसिकली आपको ये पूरी यहां तक दिख रही है, यहां से यहां तक ये पूरी? नो, ओके। तो फिर आप एक काम करना, इसकी फोटो ऐसे ऐसे लेना, ये और फिर ये ऐसे, है ना? ठीक है, आप ले लीजिए पहले इतनी, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, फटाफट लीजिए। अब ये ले लीजिए फटाफट, शेड्यूल 3, ये लीजिए शेड्यूल 3। एक मिनट, ये आएगा अब ऐसे, नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3। चलिए अब सुन ले मेरी बात। तो भैया सप्लाई का मतलब मैंने आपसे कहा था टैक्सेबल इवेंट, बिल्कुल टैक्सेबल इवेंट। फिर मैंने आपको बोला 7(1)(a) एनी काइंड ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर कंसिडरेशन सेल एक्सचेंज बाटर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(a) 7(1)(b) दोनों इंडिपेंडेंट। 7(1)(c) शेड्यूल 1, 7(1)(a) शेड्यूल 2, 7(2) शेड्यूल 3। बोलो ये याद हो गया कि नहीं हो गया आपको? जल्दी से बताओ। बस अब थोड़ा सा हम अपनी बुक का सहारा लेंगे। देखिए, मैंने आपके साथ एक्सचेंज का एग्जाम्पल डिस्कस किया था, एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए। 12 लाख की बाइक थी, 3.5 लाख की परचेज एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड बाइक एलोंग विद द मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर 350 पेड फॉर द सेट पर्पज। तो मैंने आपको बोला था एक्सचेंज में सेम वैल्यू का नहीं होता, बदले में आएगी। लेकिन अब यहाँ अगर एक्साइज ड्यूटी, सॉरी जीएसटी की बात करें तो वो 12 लाख पे लगेगी, मैं ये बता चुका था। फिर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल ऑफ बार्टर सिस्टम सेम वैल्यू। देखिए मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ, एक बार पढ़ें यहाँ पे से, पढ़िए से। एक जीएसटी कंसल्टेंट था, वो हेयर ड्रेसर की दुकान पे गया, उससे पूछा भाई मेरे बाल काटते, उसने बाल काट दिए, बोले पैसे नहीं है, बदले में उसने जीएसटी कंसल्टेंसी दे दी। बोलिए बराबर हो गया काम खत्म। तो बार्टर का और इसका एकदम पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए। चलिए अब देखिए, कंसीडरेशन की बात करें तो कंसीडरेशन क्या है? देखिए मैंने आपको जीएसटी की डेफिनेशंस नहीं पढ़ाई, पर थोड़ा सा हिंट देता हूं, आप पढ़ोगे तो आपको आएंगी समझ में। किसी भी एक्ट को अगर हमें समझना है तो उसमें कई टर्म्स यूज होते हैं। जैसे इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर था, असेसमेंट ईयर था, असेसी था, है ना, बहुत सारे शब्द थे।
तो इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी और हमने कर दिया। ऐसे जीएसटी में भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, उनमें से एक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? देखिए, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो आ, पैसे, मतलब मैंने अगर आपको कुछ माल या सर्विस दी है तो उसके बदले जो पैसे मिल रहे हैं वो कंसिडरेशन कहलाएगा आपका। बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, दैट इज कंसिडरेशन, इन रिटर्न समथिंग। ठीक है, तो अब देखिए, समथिंग इन रिटर्न, बिल्कुल सही बोला है आपने इशिता, समथिंग इन रिटर्न। चलिए, अब देखिए, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एग्जांपल मैंने ये दिया था, पढ़ लीजिए एक बार इसे फटाफट से। आईफोन पर्सनल यूज के लिए खरीदा, 2 साल बाद बेचा मोबाइल डीलर को। तो जो मोबाइल डीलर को युग ने बेचा वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि उसका काम ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आता है। बट एनी एक्टिविटी अंडरटेकिंग इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वुड कंस्टिट्यूट ए सप्लाई, सिंस बिजनेस इंक्लूड वोकेशन ऑल्सो। आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछूं कि भाई हु आर यू एंड यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन। बोलो यस और नो। चलिए, अभी मैं पूछूं आपसे, जैसे मान लो आप सिंगर हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ए सिंगर बाई, क्या बोलोगे? बाई प्रोफेशन नहीं बोलते, यहां वोकेशन बोलते हैं, वोकेशन, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, आपने प्रोफेशन लिखा, बाई बाई प्रोफेशन नहीं होके वोकेशन बोलेंगे उसे। ठीक है, तो अब मान लीजिए अक्षय कुमार है, उसने एक क्या किया, एक पेंटिंग बनाई और बेच दिया उसे, और जो कंसिडरेशन आया उसने कहा मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहता हूं। तो सेल ऑफ पेंटिंग बाई एक्टर क्वालिफाइज एज सप्लाई इवन दो इट इज ए वन टाइम ऑकरेंस। अगर एक बार की भी ऑकरेंस है और पर्पज क्या था, उससे पैसे लेना, और फिर जो है वो भले ही किसी की मदद के लिए है, तो इसको सप्लाई माना गया है और इट विल बी कवर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, चलिए, टैक्सेबल पर्सन में बता ही चुका था आपको, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है वो भी मैंने बता दिया, एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए बस। चलिए, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब मेरी बात शुरू हुई। मैंने आपको एक बात बोली थी कि सप्लाई का सेक्शन 7(1)(a) इंडिपेंडेंट सेक्शन है, 7(1)(b) इंडिपेंडेंट सेक्शन है, पर जब 7(1)(c) की बात आती है तो बताइए कौन सा शेड्यूल लगेगा उसके साथ, फटाफट लिखो। नहीं इशिता, भले ही आर्टिस्ट नहीं है फिर भी देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब मुझे ये बताइए, शेड्यूल 1 बिल्कुल ठीक। अब दूसरा, सेक्शन 7(1)(a) के साथ कौन सा शेड्यूल? 7(1)(a) विद शेड्यूल 2, और 7(2) विद शेड्यूल 3। ये हमें याद रखना है ना। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि शेड्यूल 1 में क्या क्या आइटम्स हैं। चलिए साहब, अब मैं सीधा आपको फिर से अपने विजुलाइजर पे लेके चल रहा हूं। शेड्यूल 1 के आइटम मैंने ब्रीफ में आपको यहां लिख दिए हैं, शेड्यूल 2 यहां और शेड्यूल 3 यहां। क्लियर? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बिल्कुल इजी लगेगा, कहीं से टफ नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसका मतलब ये सप्लाई क्या हो गई? फ्री। ठीक है जी, सबसे पहला है, मैंने बोला ना 4 आइटम है, अगर ये 4 आइटम फ्री में दिए जाएंगे तो गवर्नमेंट बोली इसे हम सप्लाई मानेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? गवर्नमेंट ने ये क्यों बोला? जब फ्री की कोई चीज है तो उस पर जब वैल्यू 0 है तो टैक्स किस बात का? पुराने एक्ट के अंदर लोगों ने फायदा उठाया, फ्री में दिखाया और कोई टैक्स नहीं दिया, जबकि उसका यूज क्या हो रहा था, दूसरे लोग कर रहे थे। जैसे मान लो मैं किसी को देना चाहता हूं गिफ्ट वगैरह और मैंने दे दिया कंपनी ने, तो गवर्नमेंट ने, कंपनी ने बोला कि हमने जब कुछ लिया ही नहीं जी तो हम क्यों दें। या मान लो कोई होल्डिंग सब्सिडी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, तो वहां पर भी इस तरीके का चलता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई इस तरीके का नहीं चलेगा, आप एक बात ध्यान रखिए, अगर ये 4 आइटम है और कोई कंसिडरेशन नहीं लोगे आप, तो हम उसे सप्लाई मानेंगे और अकॉर्डिंगली आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। सबसे पहले बोला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। ध्यान से सुनना, बिजनेस असेट की बात, बिजनेस असेट की बात। अब देखिए, यहां तो मैंने हेडिंग डाल दिया,
अब ये है क्या, इसके लिए अब मैं आपको ले चलता हूं फिर से बुक में। ये देखिए, ये है ये एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट मेड बाई एन एंटिटी ऑन परमानेंट बेसिस even though without consideration qualifies as supply। आप परमानेंट बेसिस पर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। दिस क्लॉज इज वाइड एनफ टू कनेक्ट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडरी। अब देखो देखो आज के समय में कोई किसी को फ्री तो देता नहीं, तो फ्री के चांस कहां पर है, होल्डिंग सब्सिडरी को कोई एसेट ट्रांसफर कर रही है ना। तो बताइए होल्डिंग और सब्सिडी, होल्डिंग और सब्सिडी दोनों एक ही बात है कि नहीं, बताओ। होल्डिंग की तो सब्सिडी है, एक ही मैनेजमेंट के अंडर में सब कुछ, बोलो हाँ है ना। यस। और किस कंसीडरेशन के लिए, फ्री में, नील कंसीडरेशन। तो हमारी गवर्नमेंट बोली भाई साहब आपने यहां से हटा के वहां ट्रांसफर कर दी, तो हम इसे सप्लाई मानेंगे। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ आईटीसी अवेल्ड ऑन सच असेट्स। अब इसको समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनना। हमारी होल्डिंग कंपनी ने 1 लाख की कोई एसेट खरीदी, या हमने गुड्स खरीदे मान लो 1 लाख के, उस पे मान लो 18,000 जीएसटी थी। जैसा कि आप जानते हैं जैसी मैंने जीएसटी खरीदी वैसे ही जो जीएसटी का अमाउंट है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, आईटीसी के रूप में वहां अवेलेबल होगा 18,000 रुपए। अब कुछ मैंने माल यूज किया या असेट यूज की, असेट यूज करने के बाद ये असेट मैंने अपनी सब्सिडी को ट्रांसफर कर दी। गवर्नमेंट ये कह रही है चूंकि आप आईटीसी ले चुके हो, चूंकि आप आईटीसी ले चुके हो, तो भैया अब आपने सब्सिडी को ट्रांसफर किया है, तो हम ये देखेंगे असेट जो है इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो 5 साल लाइफ है, 2 साल होल्डिंग ने यूज कर ली। आप बताइए तो होल्डिंग को 2 साल का जीएसटी का क्रेडिट मिलना चाहिए या पूरा 18,000 का मिलना चाहिए, पहले तो ये बताओ आप मुझे। 2 इयर्स या 18,000, 2 इयर्स का मिलना चाहिए, लेकिन उसने तो पूरा 18,000 क्रेडिट कर रखा है, बोलो हाँ या ना। अब क्रेडिट पूरा है 5 साल का और होना चाहिए था 2 साल का, तो बताइए 5 साल का जो क्रेडिट 18,000 है उसके अगेंस्ट अगर मैं 3 साल का डेबिट कर दूं तो नेट अपने आप 2 साल का हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट बताओ। बिल्कुल हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया इस असेट पर आपने क्रेडिट लिया है, तो आप एक काम कीजिए रिवर्स कर दीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए। अब वहां चलेगी। अब बताइए होल्डिंग कंपनी को तो 2 साल का ही मिला, जबकि मैं ही होल्डिंग हूं और मेरी दूसरी कंपनी है, तो कायदे से तो मुझे 5 मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट जानते क्या करें, गवर्नमेंट कह रही है 2 का तुम्हें मिल गया ना, अब 3 का वो क्लेम कर लेगा, उसे वो इनपुट की तरह दिखाएगा और 3 साल का वो क्लेम कर लेगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। सिंपल। चलिए अब वो क्या कह रहे हैं, ये प्रोविजन बिजनेस एसेट्स के लिए है। इसका मतलब अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, मैंने कहा ना लिटरल मीनिंग पढ़ना है, तो उस केस में ये वाले प्रोविजन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर होल्डिंग सब्सिडी को कोई सर्विस दे रही है विदाउट कंसिडरेशन तो वो सप्लाई नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लगेगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं, फटाफट बताओ। चलो अब देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, असेट परचेज बाय होल्डिंग। ये मैं बता ही चुका हूं, ये तो एग्जाम्पल कर ही चुका हूं। एक और एग्जाम्पल डू। देखिए मान लीजिए, अच्छा मैं अपनी वो दिखाता हूं आपको, स्क्रीन दिखाता हूं। देखिए मान लो मैं एसी का सप्लायर हूं, एसी का, एयर कंडीशनर का। 100 एसी खरीदे, 100, राइट। अब ये 100 एसी जो मैंने खरीदे हैं फर्दर बेचने के लिए, अब मैं 100 खरीदता हूं और 100 बेच देता हूं, तो ठीक है मैंने आईटीसी सही ले लिया, 100 का मिलना चाहिए था मुझे, इनको 100 फर्दर 100 बिजनेस हो गया, नो इशू। बट मैंने क्या किया, 99 अपनी दुकान पर बेचे और एक अपने घर भेज दिया। 99 अपनी दुकान पर बेचे और एक मैंने घर भेज दिया। अब मेरी सीट की तरफ मत देखो, ऐसे ही जवाब देना। 2 ऑप्शन है गवर्नमेंट के, आप बताइए अगर मैंने 99 अपनी दुकान पे बेचा है, देखिए एक मैं अपने घर ले गया, और घर ले गया तो मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हो गया। अब बताइए अगर मैं घर ले गया और अल्टीमेट कंज्यूमर हूं, तो बताइए मुझे उस एक एसी पर आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए। एक एसी पे जो मैं घर ले गया, नहीं मिलना चाहिए, और 99 पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
99 पे मिलना चाहिए। तो मैंने दो ऑप्शन दिए, पहला मैंने 99 पे क्लेम किया और एक पे क्लेम नहीं किया, बात खत्म, बहुत बढ़िया। 99 में फर्दर बेचे, गवर्नमेंट बिली, जो तूने बेचे उसके अगेंस्ट तुझे क्रेडिट दे रहे, जो नहीं बेचा, जो यूज किया, उसका क्रेडिट खत्म। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन 2, 100 का आईटीसी ले लिया। अब बताओ अगर मैंने 100 का आईटीसी ले लिया, 100 का, तो अब सोच के बताना मुझे क्या होना चाहिए, बताइए। एक जो घर गया है उसका आईटीसी रिवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप मुझे। वो देखो मैंने रिवर्स कर दिया, तो बताइए दोनों ऑप्शन समझ आए कि नहीं आए, बोलो हाँ या ना फटाफट। चलिए, बात तो एक ही रही, बिल्कुल ठीक ही था, एक ही बात रही, बिल्कुल ठीक है। अब जानते हैं, अब हमें क्या समझना है, अब हमें दो शब्द और समझने हैं। एक तो हमें समझना है डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन, और एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये दो शब्द हमें समझने होंगे। आईटीसी रिवर्स, देखो एक अकाउंट बनाना आता होगा आपको, कोई भी अकाउंट बनाना है, तो वो कह रहे हैं खरीदने पर आपने पूरा क्रेडिट कर दिया है 100 एसी का, अब कायदे से मिलना 99 था, तो 100 का क्रेडिट कर दिया और एक का अगर आप डेबिट कर दें, तो बताइए बात बराबर हो गई कि नहीं हो गई, उसको हम कहते हैं रिवर्स करना। तो 99 अपने आप आ गया क्रेडिट में, 100 क्रेडिट और एक डेबिट, तो 99 अपने आप क्रेडिट में। अब देखिए रजिस्ट्रेशन की बात है, मैं आपको फिर से बुक में लेके चल रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, वो यही था, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एसी वाला दिया। अब वो कह रहे हैं दूसरा पॉइंट, अब दूसरे के लिए मैं एक बार से फिर से चार्ट दिखा रहा हूं कि मैंने अपनी बुक में क्या किया था। ये देखिए साहब, मैंने ये चार्ट बनाया था, पहला मैंने बता दिया, ओके, देखिए पहला मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अब मुझे तीन शब्द समझने हैं, दो नहीं तीन समझने हैं। तीन क्या क्या, देखिए, एक रिलेटेड पर्सन क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट पर्सन और एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। चलिए मैं बुक फिर से खोल रहा हूं आपके सामने। रिलेटेड पर्सन का मतलब ये है, पर्सन सेल बी, देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पहले हम देख लेते हैं, बिटवीन रिलेटेड पर्सन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 में बताया है कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, नीचे आएगा, मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा। विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इट इज मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी अगर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कुछ किया गया है और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में किया गया तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था रिलेटेड पर्सन समझना है, लो जी रिलेटेड पर्सन समझ लेते हैं। रिलेटेड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ सच पर्संस आर ऑफिसर डायरेक्टर्स ऑफ वन एंड अदर्स बिजनेस, मेरे डायरेक्टर ऑफिसर में तुम्हारे बिजनेस हूं, तुम मेरे में हो, तो आपस में हम रिलेटेड हो गए। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स इन बिजनेस, यानी हम कोई पार्टनरशिप पर में 3 4 लोग 5 लोग हैं पार्टनर, तो हम आपस में रिलेटेड हो गए। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो भी रिलेटेड हो गए साहब। तो ये रिलेटेड की मैंने डेफिनेशन यहां से यहां तक दी हुई है, और आपकी बुक का, आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूं, ये सब मैं आपकी बुक का ही है, ठीक है। तो आपके पास जो इंस्टीट्यूट की बुक है उसी से आप जीएसटी पढ़ें, द बेस्ट बुक, उससे अच्छी बुक कोई है ही नहीं, तो हमें वहीं से पढ़ना है, मैं वहीं की चीज आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर। अब वो क्या करें, नोट, फ्री सैंपल टू अनरिलेटेड पर्सन विल नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी बट इनपुट क्रेडिट विल हैव टू बी रिवर्स। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि मैं मान लीजिए कोई बिजनेस करता हूं और मैं लोगों को सैंपल बांट बांट के आता हूं, सैंपल बांट बांट के आता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो बिजनेस मैं कर रहा हूं उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, कन्वर्जन कॉस्ट हुई, तब जाके वो फिनिश गुड्स बना, और अब मैं वो बेचना चाहता हूं, तो रॉ मटेरियल पर मैंने जीएसटी पे की होगी, वो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। अब मैं उससे बनाकर माल बेचता हूं तो आउटपुट आएगा, उसमें से मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा, दैट्स ऑल। गवर्नमेंट कह रही है अगर आप में इनमें से फ्री सैंपल बांटते हो, अगर रिलेटेड को बांटोगे तो सप्लाई है, लेकिन अनरिलेटेड को बांटोगे तो सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है जी, मत मानो आप,
अनरिलेटेड क्या होता है, जैसे मैं किसी दुकानदार से बोला भाई साहब मेरा ये प्रोडक्ट बेचो, ये सैंपल रखो, आप यूज करके देखो, अच्छा लगे तो मुझे ऑर्डर देना और मैं आपको फिर माल सप्लाई कर दूंगा। अब मैंने उसे वो सैंपल दिया। अब बताइए सैंपल उसी माल से बना ना जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा जिस पर जीएसटी दी। अब जरा बताइए मैंने जीएसटी पूरी 100% क्रेडिट कर रखी है या नहीं कर रखी, बताओ हाँ या ना, रॉ मटेरियल पे पूरे पर। यस। और अब वो कह रहे हैं आपने फ्री सैंपल, कह रहे हैं ना फ्री सैंपल टू अनरिलेटेड पर्सन विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। वो कह रहे हैं अगर अनरिलेटेड पर्सन को बांटोगे तो हम उसे जीएसटी नहीं मानेंगे, पर एक शर्त है, आपने अगर उसका कोई जीएसटी क्रेडिट लिया हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो देखिए बात तो वहीं की वहीं ला दी ना गवर्नमेंट ने, यानी रॉ मटेरियल का तो टैक्स लग ही गया ना, तो इस तरीके से गवर्नमेंट हमें बोला। तो रिलेटेड पर्सन इज क्लियर बोलो हाँ या ना। चलिए अब मैं बता रहा हूं डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, ध्यान से सुनना। A person who has obtained or required to obtain more than one registration, whether in one state, union territory, or more than one state or union territory, shall, in respect of each such registration, be treated as distinct person. लो जी मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जी, ध्यान से। मान लो मैं यूपी में भी बिजनेस करता हूं, मैं एमपी में भी बिजनेस करता हूं। तो पहली बात तो ये सुन लो, मिनिमम वन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इज देयर, यानी कम से कम एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है। अब मान लीजिए मैं यूपी में हूं और यूपी में मेरे 3 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, एक हाथरस के अंदर है, एक मथुरा के अंदर है और एक आगरा के अंदर, ये तीनों यूपी के शहर हैं। ऐसे ही एमपी में मान लो मैं 2 जगह करता हूं, एक ग्वालियर और दूसरा भोपाल। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको। नहीं, कंज्यूमर कहां से क्लेम कर लेगा, कंज्यूमर नूर कैसे क्लेम करेगा फ्री सैंपल में, जब वहां जीएसटी लगी नहीं उसके पास, तो किस बात की क्लेमिंग, नहीं मिलेगा। चलिए अब सुने मेरी बात, मेरे पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस कि मैं यूपी में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करा लूं, सिंगल रजिस्ट्रेशन, यूपी मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन कराया और एक प्लेस, इसको मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बना दिया और इन दोनों को बना दिया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो जो प्रिंसिपल प्लेस है वो रजिस्टर्ड है और बाकी दोनों इसके सहारे चल जाएंगे, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन चलेगा। ऐसे ही यहां भी मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, रजिस्ट्रेशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। संजीव वार्ष्णे के 2 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं जी, 2 जगह बिजनेस करता है संजीव वार्ष्णे, तो इन दोनों का मालिक कौन हो गया, संजीव वार्ष्णे। लेकिन ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए मैं अलग व्यक्ति माना जाऊंगा, इसके लिए अलग माना जाऊंगा। 2 अलग अलग स्टेट में मेरे मिनिमम एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता थी, एक यहां कराया एक यहां कराया, एक को प्रिंसिपल बाकी को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बना के मैंने बिजनेस किया। तो मैं एमपी वाले के लिए अलग व्यक्ति हूं और इसके लिए अलग, यानी ये दोनों अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति के अंडर में, पर दोनों अलग अलग समझे जाएंगे। अच्छा सर क्या ऐसा हो सकता है मैं हाथरस का, मथुरा का, आगरा का तीनों का रजिस्ट्रेशन ले लूं और इधर भी ग्वालियर और भोपाल का भी, हाँ जी ले सकते हो। तो फिर क्या होगा, फिर मैं इसके लिए भी डिस्टिंक्ट, इसके लिए भी डिस्टिंक्ट, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए, सबके लिए डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। सर क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन हो गया, सुनो ध्यान से। एक ही स्टेट में मेरे 4 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया और चारों चलाए, तो फिर मेरा अकेला ही हूं, कोई डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, चारों मेरे ही हैं। लेकिन अगर मैंने चारों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग कराया है, कहने को तो चारों मेरे अभी भी हैं, भाई ये चारों के लिए मैं क्या समझा जाऊंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब हाथरस मेरी ब्रांच, मथुरा को कोई माल ट्रांसफर करे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये तीनों रजिस्टर्ड हैं तो फिर तीनों ही प्रिंसिपल प्लेस हो गए और एक ही स्टेट में, तो हाथरस वाला अलग, मथुरा वाला अलग। अब बताओ ये दोनों अजनबी हैं, अगर ये इसको कोई स्टॉक ट्रांसफर भी करेगा, केवल स्टॉक ट्रांसफर, मैंने हाथरस वाले को फोन किया कि मथुरा में भाई माल ट्रांसफर कर दे स्टॉक, अब मैं मालिक हूं, हाथरस की ब्रांच मेरी सुनेगी और मथुरा में ट्रांसफर हो जाएगा, तो पैसे कुछ लगे नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं भैया यहां पर इसे सप्लाई माना जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों रजिस्टर्ड हैं, तीनों अलग अलग डिस्टिंक्ट, यानी अगर एक ही व्यक्ति के, और ये सब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सब एस्टेब्लिशमेंट मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन के माने जाएंगे। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक ही स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है
तो उन सब में मैं डिस्टिंक्ट पर्सन हूं। अलग अलग स्टेट के लिए तो वैसे ही डिस्टिंक्ट हो जाऊंगा, वहां सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक स्टेट में मिनिमम एक रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब मैं हाथरस से अगर मथुरा ट्रांसफर करूंगा तो देखिए स्टॉक ट्रांसफर हो गया, सेल नहीं है, सप्लाई नहीं है, पर ये क्या कह रहा है कि इसे सप्लाई माना जाएगा। और यहां से फिर बिल कटेगा, इसके नाम में जीएसटी लगेगी। अब बताइए, यहां से जीएसटी लग के बिल गया और यहां पहुंच गया। आप बताइए, मैं अपने आप को ही सप्लाई कर रहा हूं। अब जब अपने आप को सप्लाई करते तो इसे सेल्फ सप्लाई बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, ये बताओ मुझे। सेल्फ सप्लाई, यस, दिस इज कॉल्ड सेल्फ सप्लाई। सेल्फ सप्लाई बोलेंगे बिल्कुल, और सेल्फ सप्लाई है तो यहां से अब मान लो जीएसटी लगा हुआ बिल यहां लगा, तो देखिए ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने कोई हार्डशिप नहीं की। गवर्नमेंट बोली यहां से जीएसटी का बिल चलने दो और यहां पहुंचने दो। अब ये क्या करेगा, ये इसे इनपुट की तरह ट्रीट करेगा। अब इनपुट की तरह ट्रीट करेगा तो बताइए, जो जीएसटी यहां लगी, इस बिल के आधार पे ये इनपुट क्रेडिट, मतलब यहां टैक्स देके और यहां क्रेडिट मिल रहा है, तो यहां टैक्स 100 रुपए दिए और उतना ही क्रेडिट यहां मिल गया, तो टैक्स इफेक्ट जीरो हो गया कि नहीं हो गया, बताइए हाँ या ना। तो इसके लिए एक फ्रेश सप्लाई मानी जाएगी, दैट्स ऑल, बात खत्म। अब बात ये आती है कि सर अगर गवर्नमेंट ने यहां से जीएसटी लगवानी है और यहां क्रेडिट देना ही है, तो ये क्या फालतू का ड्रामा है, क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा, बताइए क्यों कर रही है गवर्नमेंट ऐसा। ये केवल डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए होगा, डिस्टिंक्ट नहीं, बिजनेस टर्नओवर हाँ कह सकते हो, खैर बिजनेस टर्नओवर, लेकिन मेन क्या है कि हाथरस से माल चला और मथुरा तक नहीं पहुंचा, बीच से बीच गायब हो गया, तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स मिलेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है जब माल चले तो यहां से जीएसटी पेड लगाओ, वहां पहुंच गया तो ठीक है, इनवार्ड सप्लाई मान के एक क्लेम कर ले, तो यहां से जीएसटी यहां शिफ्ट हो गया। अब ये बेचेगा तो बेचने के अगेंस्ट ये क्रेडिट क्लेम कर लेगा, बात खत्म। अगर रास्ते से रास्ते गायब हो भी गया तो गवर्नमेंट को बताओ यहां से जब माल चला तब जीएसटी मिल गया कि नहीं मिल गया, गवर्नमेंट कह रही है जाने दो जहां जा रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो जीएसटी मिल गया। और अगर यहां पहुंच गया तो ठीक है, तू दिखा दे, तू दिखा दे कि हमें माल आ गया है तो हम तेरे को यहां क्रेडिट दे देंगे, बात खत्म हो गई। सर हर स्टेट में एक पीपीओबी होगी ना, हाँ बिल्कुल होगी साहब, बिल्कुल। आईटीसी किसको मिलेगा सर, मथुरा को, यस मथुरा को, बिल्कुल सही तरुण। सो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सप्लाई कब मानी जाएगी, या तो रिलेटेड पर्सन के बीच है या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच है। अगर मान लीजिए मैं यूपी में एक प्लेस प्रेसनेबल बनाऊं और ये दोनों रजिस्टर्ड नहीं कराऊं, तो फिर ये आपस में सप्लाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर तीनों प्लेस रजिस्टर्ड हैं तो मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे, और डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे तो उस केस में ये सप्लाई मानी जाएगी। बताओ डिस्टिंक्ट पर्सन समझ आया, फटाफट बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल करा सकता है, नॉर्मल व्यक्ति कोई भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता। जो भी बिजनेस सर, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, क्यों नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता हूं। बिल्कुल सप्लाई को, सेल्फ सप्लाई को सप्लाई माना जाएगा, तभी तो जीएसटी लग रही है। चलिए अब बताइए, एक एग्जांपल ये सातवां दिया है, फटाफट पढ़ लीजिए तो आपको डिस्टिंक्ट पर्सन और क्लियर हो जाएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, एक सीपी में ऑफिस है, एक यूपी में ऑफिस है, बस। तो दोनों के लिए दोनों का रजिस्ट्रेशन है, सीपी दिल्ली में, यूपी यूपी में ठीक है, दो अलग अलग स्टेट हो गए और दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों में रजिस्ट्रेशन हो गया, तो दोनों के लिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या माने जाएंगे, ये माने जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। चलिए अब स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर की बात करते हैं। इन व्यू ऑफ डिस्कशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन जीएसटी ऑफ सेम लीगल एंटिटी, स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर विल क्वालिफाई एज सप्लाई। ये मैं अभी बता के चुका हूं आपको, ये क्या माना जाएगा, सप्लाई। चलिए इसके लिए फटाफट से ये एग्जाम्पल पढ़ लिए तो आपका और लॉजिक क्लियर हो जाएगा, फटाफट पढ़ लीजिए। हाँ सेम स्टेट में भी, आपने एक ही स्टेट में अपने सारे जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस सब रजिस्टर करा लिए, तो सबके लिए आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, बिल्कुल ठीक तरुण। चलिए अब आप पढ़ेंगे साई फैब्रिक्स वाला, फटाफट से। साई फैब्रिक्स ने 3000 शर्ट अपनी फैक्ट्री जो कि हाथरस में लोकेटेड थी, अपने रिटेल शोरूम दिल्ली को भेजी, सो डेट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर। हाथरस में मैन्युफैक्चरिंग थी, दिल्ली में शोरूम था, वहां भेजा। फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ साई फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स। देखिए हाथरस यूपी में है, दिल्ली दिल्ली में है, तो दोनों जगह रजिस्ट्रेशन है, तो साई फैब्रिक्स को दोनों जगह डिस्टिंक्ट माना जाएगा। तो जब हाथरस से माल चलेगा तो वो सप्लाई मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली जीएसटी के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ जी। अब वो कह रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गुड्स या सर्विस दे रहा है, तो वो कह रहे हैं वो
क्या होगा देखिए, बाई वर्च्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबव, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन, यस, हाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू विच एम्प्लॉयमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं कहीं जॉब करता हूँ, एम्प्लॉयर के यहाँ सर्विस करता हूँ, सैलरी चैप्टर मैंने पढ़ाया था, एम्प्लॉयर से मुझे सैलरी मिल रही है तो इनकम टैक्स लगेगा, यहाँ जीएसटी नहीं लगेगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, क्लियर। अब वो जीएसटी के दायरे में है ही नहीं। बट बात ये आती है कि एम्प्लॉयर का मान लो कोई बिजनेस है, जैसे मान लो सोनी टीवी, सोनी इतना बड़ा कंपनी है और सोनी में मैं जॉब करता हूं, तो सोनी मेरा एम्प्लॉयर और मैं एम्प्लॉय। अब वो कह रहे हैं कि भाई होली दिवाली सोनी अपने एम्प्लॉय को कभी टीवी, कभी सोनी हैंडीकैम, कभी एलईडी, कभी कुछ गिफ्ट करती रहती है। ठीक है साहब, तो गवर्नमेंट बोली फर्दर शेड्यूल 1 प्रोवाइड दैट गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर by employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service of both. However, gifts of value more than 50,000 made without consideration are subject to GST when made in course of furtherance of business. सर अगर जैसे मान लो फिलिप्स है, फिलिप्स आइटम गिफ्ट कर रही है, सोनी गिफ्ट कर रही है, अब वो पूरे साल में 50,000 तक के अगर गिफ्ट देंगे मुझे तो कोई जीएसटी नहीं, कोई सप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन 50 से ऊपर चला गया तो अब बताइए, सोनी का काम टीवी पब्लिक को भी बेचना है, आपको भी बेच दिया है, तो गवर्नमेंट कह रही है आपको दे दिया, सॉरी बेचा नहीं आपको दे दिया, तो बिजनेस तो है ही ना उसका लोगों को देना। तो वो कह रहे हैं अगर 50,000 से ऊपर वैल्यू निकल गई तब इसको जीएसटी के दायरे में लिया जाएगा और जीएसटी इसके ऊपर लगेगी। बोलिए बात समझ आई कि नहीं, फटाफट बताना। चलिए, अब प्रिंसिपल और एजेंट इनको भी बोला गया भैया तुम भी क्या हो, तुम भी रिलेटेड पर्सन में आते हो। कैसे? सप्लाई ऑफ गुड्स, ध्यान रखना यहाँ गुड्स है और मैंने बोल्ड भी किया है, इसका मतलब केवल गुड्स की बात हो रही है। बाय ए प्रिंसिपल टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन where agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal is considered as supply. Similarly, supply of goods by agent to his principal without consideration where agent undertake the receive of, मतलब कुल मिलाकर प्रिंसिपल के बिहाफ पर मैंने माल बेचने की जिम्मेदारी ली, तो मैं मतलब जो भी सप्लाई होगी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच, उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। मतलब सबसे पहली ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स है, यानी गुड्स कवर है केवल, और सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट विदाउट कंसीडरेशन ऑल्सो सप्लाई। अब बताओ प्रिंसिपल, जैसे आपने कंसाइनमेंट चैप्टर फाउंडेशन में पढ़ा होगा कंसाइनर अपने कंसाइनी को माल भेज रहा है, तो जब माल भेजेगा तो फ्री में भेज रहा है, मान लीजिए तो फ्री में भेज रहा है, तो वो कह रहे हैं इसको भी सप्लाई माना जाएगा। लॉजिक वही आ गया दोबारा से कि रास्ते से रास्ते माल हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने ये किया। क्लियरेंस ऑफ गुड्स टू ए कंसाइनमेंट एजेंट और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, इवन सच एजेंट्स आर लोकेटेड इन सेम स्टेट, वुड अट्रैक्ट जीएसटी। अगर प्रिंसिपल और एजेंट सेम स्टेट में भी है तो भी गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये सप्लाई मानी जाएगी जो स्टॉक ट्रांसफर किया जा रहा है, और अकॉर्डिंगली लायबल टू जीएसटी। मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया है, आप एक बार नॉर्मल एग्जाम्पल पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। प्लीज पढ़ें आप इसे। देखिए, एबीसी मैन्युफैक्चरर एंगेजेज राघव एंड सन्स एज एजेंट टू सेल गुड्स ऑन इट्स बिहाफ। एबीसी कंपनी ने बोला राघव तुम हमारा माल बेचो। फॉर द पर्पज एबीसी ने गुड्स सप्लाई किए राघव एंड सन्स को, जो कि हरियाणा में है। सप्लाई ऑफ गुड्स एबीसी लिमिटेड टू राघव सन्स विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन दो राघव एंड सन्स हैज नॉट पेड एनी कंसिडरेशन येट। रीजन मैंने आपको बोला था कि यहाँ से जब माल जाएगा तो उसे सप्लाई, रिटर्न है तो रिटर्न के अगेंस्ट वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होंगे, संतोष टेंशन क्यों ले रहे हो? उसके अगेंस्ट वो जीएसटी जो भी है वो इफेक्ट उसका वहां ले लेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट में क्यों परेशान हो रहे हो? रिटर्न करता है तो वो भी सप्लाई की तरह ट्रीट हो गया ना, डेबिट क्रेडिट नोट की तरह। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, मेरे एजेंट ने मेरा माल नहीं लिया, केवल मेरे को सर्विस दी अपनी, और मुझसे कहा कि साहब मैं आपको आपका माल बिकवा दूंगा। ठीक है जी, बदले में वो कमीशन लेता है, तो अब बताइए जीएसटी किस पे लगेगी? कमीशन पे लगेगी कि नहीं लगेगी बताओ? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, यस और नो? यस, ऑब्वियसली यस। चलिए, तो मैंने ये भी देखो यहां लिखा हुआ है। अब देखिए ये इतनी बड़ी कहानी है,
इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल एजेंट है, जीएसटी में एजेंट कौन सा कवर किया, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। ये देखिए, अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा प्लीज। कमीशन एजेंट, मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट का जो पॉइंट था 3 था शेड्यूल 1 का, तो उसे नाम दिया गया पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है। इनवॉइस इज इश्यूड इन हिज ओन नेम, मैं मान लो प्रिंसिपल हूं, मैंने अपने एजेंट को माल भेजा, माल उसके पास पहुंच गया, और उससे कह रहा हूं तू माल बेच, और मेरा एजेंट रामलाल है, उसने इनवॉइस बुक छपवा ली या इनवॉइस काट रहा है वो रामलाल के नाम से, अपने नाम से, तो ऐसा एजेंट कहलाएगा शेड्यूल 3, सॉरी पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 एजेंट। ध्यान से सुनना, यही बार बार यूज करूंगा मैं शब्द, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 एजेंट, अगर एजेंट अपने नाम में बिल काटेगा तो। लेकिन अगर मान लीजिए वो प्रिंसिपल के ही नाम में बिल काटता है, तो वो अदर एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अदर्स, ये वाला कहलाएगा। क्लियर? तो शेड्यूल 3 का सॉरी शेड्यूल 3 निकल रहा है मुंह से, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के नाम से बिल ना काट के अपने नाम से काटे। यानी दो बातें हुई, अदर्स में मैं एजेंट हूं, मान लो अब मैं एजेंट हूं, मेरे पास प्रिंसिपल का माल आया, प्रिंसिपल ने एक बिल बुक मुझे दे रखी है, बोले तू यार यहां से बिल काट दे, चलो मैंने काट दिया। अब प्रिंसिपल पे बिल बुक पे प्रिंसिपल का नाम है, तो प्रिंसिपल के नाम से कटा तो भी मैं अदर में आऊंगा। और मैंने कोई बिल अपने यहां से काटा और नाम अभी भी प्रिंसिपल के ब्याह पे इशू हो रहा है, तो भी मैं इसमें आऊंगा। लेकिन अगर मैंने बिल अपने नाम से काटा, एजेंट ने अपने नाम से काटा, तब वो कहलाएगा पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। तो बताइए पहले मुझे इतनी बात समझ आई कि पैरा 3 और शेड्यूल 1, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 एजेंट क्या है और अदर्स क्या है? फटाफट बताइए, बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए यहां लिखा है, इन ऑर्डर टू determine whether a particular principal agent relationship fall within the ambit of para 3 schedule 1 is discussed above or not, deciding factor whether the invoice for the supply। यानी ये जो बातें मैंने इतनी समझाई थी, जो वो सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ इतने से मैं आपको क्लियर कर दिया। ये सारी बात केवल इतने से मैं क्लियर हो गया। तो पहले एक काम कीजिए, आप ये पिक्चर क्लिक कर लीजिए, बस कर ली होगी आपने। अब देखिए मैं वापस आ रहा हूं, देखिए अब मैं बुक में आ रहा हूं। ये एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए अपॉइंट्स मिस्टर बी टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मिस्टर बी आइडेंटिफाइज वेरियस suppliers who can provide the goods as desired by A and asks the supplier Mr. C to send the goods and issue the invoice directly A। मतलब ए ने, मतलब बी ने ए और सी को मिलवा दिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो है एजेंट जो बी है वो पैरा 3 का होगा कि नहीं। आप बताओ मुझे, बी ने क्या किया? ए ने कहा मुझे माल चाहिए, उसने ए को और सी जो माल देने वाला है दोनों को मिलवा दिया, बताइए। और डायरेक्ट जो सी था उसने ए के नाम में बिल काट दिया, तो जो बी है वो पैरा 3 एजेंट है कि नहीं? फटाफट बताओ। नो, आप पढ़ लो आंसर भी देखो, बी इज नॉट एजेंट ऑफ ए। क्लियर? पैरा 3 एजेंट नहीं है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो? चलिए ऐसे ही 11वां है, इसमें कहा ए एन आर्टिस्ट
appoints B auctioneer to auction its painting. B arranges the auction and identify the potential bidders. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for the supply of painting is issued by B on behalf of A, but in his own name. बताइए, अपने नाम में दे रहा है वो एजेंट, क्या बोलोगे उसे? पैरा 3 बोलोगे या नहीं? यस, पैरा 3 एजेंट। तो अब ये पैरा 3 एजेंट का डिफरेंस हमने क्यों किया? लॉजिक बड़ा साफ है। अगर वो केवल एज एजेंट काम कर रहा है तो कमीशन पे जीएसटी पे करेगा, और अगर बिल है तो फिर गुड्स पे करेगा। बस बात खत्म ही हो गई। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? उधर से माल आएगा इनवार्ड सप्लाई प्रिंसिपल से, आगे बेचेगा, उस पर टैक्स लेगा और क्रेडिट भी होगा, सब कुछ होगा। पैरा 3 के साथ सब कुछ नॉर्मल चलेगा कि सब गुड्स का जीएसटी जीएसटी बिल काटेगा, क्रेडिट ले लेगा। और अगर कमीशन एजेंट सिर्फ एक्टिंग एज प्योर एजेंट, देन वो पैरा 3 का नहीं है, तो वो कमीशन पे क्या देगा? जीएसटी। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताओ। चलिए, अब डेलीगेट एजेंट क्या होता है? अरे आपको अच्छे से मालूम है, फटाफट निकालूंगा ऐसे। भैया डेलीगेट एजेंट है, वो ये कहता है कि भैया चूंकि देखिए, मान लो मेरा एजेंट आगरा में बैठा हुआ है, मैंने उसे यहां से माल भेजा और उससे कहा भैया माल बेच। अब वो माल जिनको बेचेगा, आप बताइए, वो उन्हें अच्छे से जानता है या मैं जानता हूं? कौन ज्यादा अच्छे से जानता है, एजेंट या प्रिंसिपल? एजेंट। अब कल को जो उसने माल उधार बेचा उसके पैसे आ जाएं टाइम से, मैं ऐसा चाहूंगा, तो मैंने उससे बोला कि भैया जो भी तू क्रेडिट सेल कर रहा है मैं तुझे कमीशन दूंगा। अब मैंने उसे कमीशन दे दिया, कल को पैसे आए ना आए, बेड डेट हो, सब नुकसान उसका है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बोलो डेलीगेट एजेंट समझ आया कि नहीं आया? डेलीगेट एजेंट ही होता है। अब देखिए, डेलीगेट एजेंट के लिए 3 इश्यूज हैं, मैं ये 3 इश्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वेदर ए डीसीए फॉल्स, डेलीगेट को शॉर्ट में बोल दिया, डीसीए falls under the ambit of agent under para 3 of schedule 1 of CGST. Already clarified, DCA will fall under the ambit of agent under para 3 of schedule 1 of the CGST depend upon the following possibilities. किस पे? Number 1, in case where the invoice for supply of goods is issued by supplier to the customer either himself or through DCA, the DCA does not fall under the एमिट ऑफ एजेंट। यानी जो अभी पैरा 3 का एजेंट था, बस अब पैरा 3 डीसीए कह सकते हैं हम उसे। पैरा 3 डीसीए क्या है? अगर वो अपने नाम में बिल काटेगा तो पैरा 3 डीसीए हो गया। अभी मैं सिर्फ क्या बोला था? पैरा 3 एजेंट। अब मैं उसे बोल रहा हूं पैरा 3 डीसीए, बस और कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। इतनी कहानी जो इसमें लिखी हुई है उसका मतलब सिर्फ यह है कि भैया पैरा 3 डीसीए, डीसीए डेलीगेट एजेंट का मतलब सिंपल शब्दों में ही होता है कामेश्वर कि वो उधार माल जब बेचेगा तो कल को पैसे डूब ना जाएं, इसके लिए मैंने मोटिवेट करने को उसे कमीशन दिया और उसे तय कर लिया कि अगर कल को पैसे नहीं आए, बेड डेट हुआ, तो भैया तेरा नुकसान है, क्योंकि मैंने बदले में तुझे इसका कमीशन पहले ही दे रखा है। अब वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ पैसे वसूल करने में लगा रहेगा। चलिए, इन केस वेदर इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इशूड बाय डीसीए इन हिज ओन नेम। अरे भैया सीधे शब्दों में इन्होंने बताया कि डीसीए पैरा 3, यानी आई रिपीट, फिर से सुनो, सिंपल शब्दों में, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, सिंपल शब्दों में यह है कि अगर डेलीगेट एजेंट अपने नाम में इनवॉइस काटेगा तो पैरा 3 वाला एजेंट माना जाएगा, और प्रिंसिपल के नाम में कटेगा, प्रिंसिपल के बिहाफ से कटेगा तो अदर्स कहलाएगा। बोलो सेम है, बस नाम एक ऐड हो गया डीसीए। बोलो क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताओ। चलिए, अब 2 सिचुएशन है। अब ये 2 सिचुएशन मैंने दोस्त यहां पर बनाई है। अब मैं सीधी इन दोनों सिचुएशन को आपको एक चार्ट से समझा रहा हूं ताकि आपके लिए सिंप्लीफाइड हो जाए। देखिए साहब, ये पहले तो फोटो खींच लो आप, ये इतना इतना फोटो खींच लो और फटाफट बोलो हो गया। समय कम है हमारे पास, थोड़ा सा फटाफट काम किया कीजिए। अब देखिए, अब होता क्या है दोस्त, जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा 1 लाख रुपए का, एजेंट ने 1 लाख का माल बेचा और उसकी पॉलिसी है कि 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए। अब जिस कस्टमर को बेचा वो 1 महीने में नहीं देता, तो बताइए कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए ना, ऐसा प्रोविजन कि वो बिल में लिख देगा अगर 1 महीने में आपने पेमेंट नहीं किया तो 1% ब्याज लगेगी। बोलो हाँ है ना? ठीक है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जितनी इंटरेस्ट लगी, अब इंटरेस्ट डीसीए ने कहा कि ठीक है भाई तू मुझे इंटरेस्ट दे, कोई बात नहीं, तू टाइम से पेमेंट नहीं दे रहा, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो अब इंटरेस्ट को 2 भागों में बांट दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंडेड लोन बाय डीसीए, एक्सटेंडेड क्यों हो गया कि 1 महीने पेमेंट नहीं है तो उसके बाद आएगा, तो भैया विद इंटरेस्ट आएगा।
लेकिन एक बताइए, जब माल बेचा था तो जीएसटी 1 लाख रुपए पे लगी थी कि नहीं लगी थी, बताओ। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या थी, 1 लाख। अब जो पेमेंट देने की बारी आई तो मान लो 1,000 रुपए ब्याज और हो गए, तो कायदे से बात ये हो गई कि जो 1,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, ये 1,000 रुपए 1,01,000 मान के जीएसटी लगनी चाहिए, या 1 लाख पे अलग और 1,000 पे अलग। ये बस इशू है, इशू बस ये है। इशू क्या है, दोबारा से बता रहा हूं कि 1 लाख रुपए का जो आपने उधार माल बेचा डीसीए साहब, उस पर ब्याज 1,000 मिल रही है, तो 1 लाख एक मान, मतलब 1 लाख की सप्लाई पहले ही मान ली गई, तो क्या रिवाइज बना के उसे 1,01,000 बनाए, या 1 लाख का जो हो गया ठीक है 1,000 की अलग बना देते हैं। तो देख लेते हैं क्या सीन है। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी वो कह रहे हैं 1 लाख की अलग रहने दीजिए और 1 लाख अलग, 1,000 ब्याज अलग। इंटरेस्ट पार्ट विल बी ट्रीटेड सेपरेट सप्लाई, इंटरेस्ट पार्ट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाई, उसे वो कह रहे हैं अलग सप्लाई मानी जाएगी और जीएसटी पर उसके हिसाब से लगेगा। एजेंट नॉट एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल, तो ये वाला कहलाएगा एजेंट नॉट एज पर पैरा 3 शेड्यूल 1। अब वो कह रहे हैं इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इंटरेस्ट पार्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाई, यानी अगर वो एजेंट, यानी वो क्या है, डीसीए पैरा 3 शेड्यूल 1, डीसीए पैरा 3 शेड्यूल 1, तो फिर वो कह रहे हैं वो सेपरेट सप्लाई नहीं मानी जाएगी, फिर आपकी सप्लाई वो जो है वो उसी में वैल्यू में ऐड करके और उसी के हिसाब से सप्लाई को और जीएसटी फिर लगेगा। तो बताइए दोनों बातें क्लियर हुई कि नहीं, फटाफट बताओ। चलिए साहब, अब फिर से बुक में आते हैं जी, ये भी खत्म हुआ जी। अब देखिए 3 आइटम कर चुके हैं, एक बार दोबारा से आपके सामने वही शेड्यूल खोल देता हूं, बड़ा वाला जो मैंने तीनों शेड्यूल बनाए थे। ये देखिए दोबारा से उसी को ओपन कर रहा हूं। देखो ये मैं बता चुका हूं, ओहो एक मिनट, देखो ये मैं बता चुका हूं, बिजनेस एसेट ट्रांसफर, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, प्रिंसिपल एजेंट, जिसमें पैरा 3 शेड्यूल 1 भी आ गया और नॉर्मल एजेंट भी आ गया। अब चौथा है इसमें इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने किसी रिलेटेड से, सपोज मेरा भाई फॉरेन में रहता है और वो आर्किटेक्ट है, मैंने उसे बोला भैया मेरे लिए ना आप एक वो बना के भेज दो मैप, उन्होंने बना के भेजा। अब भाई भाई से पैसे थोड़ा ना लेगा, तो फ्री में आ गया। तो वो कह रहे हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन अगर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता, पर्सनल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा भाई बाहर सेटल्ड है, मैं इंडिया में हूं, वो भी आर्किटेक्ट मैं भी आर्किटेक्ट, मैंने उससे कहा भैया एक भेजो आप यहाँ पे दिल्ली में या इंडिया में किसी को ये सप्लाई करनी है, तो जो इंपोर्ट हुई इनको फर्दरेंस ऑफ सप्लाई है, तो वो फिर सप्लाई मानी जाएगी, चाहे भले ही फ्री में आई है वहां से। अब इसका मतलब हो गया सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में 2-3 चीजें हो गई हैं इकट्ठी, थोड़ा कंफ्यूज कर रही हैं सर। 7(1) क्या था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन वेदर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देखो यही लिखा था। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको ताकि आपको वो ताजा याद हो जाए। देखिए ये लिखा था ना 7(1) इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, यानी पैसे देके, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यानी वहां क्या था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है पैसे देके, कंसिडरेशन चाहे इन कोर्स हो या ना हो, कह रहे हैं सप्लाई मानी जाएगी। यहां कह रहे हैं इंपोर्टेशन सर्विस फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। अब कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, तो मैं एक काम करता हूं, एक चार्ट बनाता हूं। मैंने आपको बोला था ना कि चिंता मत करो आगे आएगा, सबको एक साथ मिला के आपका सारा कंफ्यूजन खत्म करूंगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, अब एक चार्ट और मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, और उसमें मैंने सारा सब पॉसिबल सिचुएशन यहां ले ली मैंने। अब देखिए पॉसिबल सिचुएशन क्या है। सबसे पहले आप ये फोटो क्लिक कीजिए, आप सबसे पहले इसे फोटो को क्लिक कीजिए आप। हो गया, फटाफट बताओ। चलिए अब सुने मेरी बात फटाफट से। देखो साहब मैंने 2 भागों में बांटा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन सेक्शन 7(1)(b। बोलो याद आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। यस, विदाउट कंसिडरेशन, यानी विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, जो मैंने अभी बस 1 मिनट पहले आपको करके दिखाया था। ये देखो ये वाला, ये वाले की बात हो रही है, इस वाले।
ठीक है, तो पहला वाला 7(1) था और ये हो गया शेड्यूल 1 पैरा 4। तो देखिए मैंने इसको यहां लिख दिया पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। बोलो बात समझ आई, दोनों कैटेगरी समझ आ गई। अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब समझना है आपने। वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पैसे देके इंपोर्ट की, चाहे तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, गवर्नमेंट कह रही है लायबल टू जीएसटी और आईजीएसटी लगेगा, यानी 7(1) भी लायबल टू जीएसटी। बोलो बात समझ आएगी नहीं, सप्लाई है और जीएसटी लगेगा। बोलो एकदम समझ आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट। चलिए साहब, अब बात करूंगा मैं पैरा 4। तो वो कह रहे हैं आपने इंपोर्ट किया विदाउट कंसिडरेशन, तो वो रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से, मैंने हाँ जी। फिर उन्होंने 2 बार फर्दर किए, क्या इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नॉट, मतलब आपने जो इंपोर्ट किया है बिना पैसों के, तो आप आगे शेड्यूल 1 पैरा 4 रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस है या नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मैंने कहा जी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, तो फिर से सप्लाई, फिर जीएसटी लग जाएगी। और अगर वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरा भाई, मैंने इंपोर्ट किया बिना पैसों के लिए, मेरा भाई है, रिलेटेड पर्सन हो गया, और आगे क्या है, आगे उसको सप्लाई नहीं करना है मुझे, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरा खुद का घर बनेगा। तो बताइए वो सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगनी चाहिए क्या? बोलो हाँ है ना? नहीं, तो बस ये हो गया। तो बताइए इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, तीनों बातें क्लियर होगी। विद कंसिडरेशन 7(1) भी सप्लाई माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन में ये देखेंगे इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो देखिए पैसे तो आने ना इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस में, तो सप्लाई है, और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं है। बोलिए याद हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट बताओ। देखिए अब ये आप क्लिक कर लीजिए, मैं ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये भी क्लिक कर लीजिए आप फटाफट से, ये मैं एक बार पूरा कर देता हूं, कर लीजिए फटाफट, ये लीजिए क्लिक कर लीजिए, हो गया। अब सुनिए, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स चलती हैं, फ्री सैंपल, गिफ्ट्स, वो कह रहे हैं भैया देखो फ्री सैंपल और गिफ्ट हैं, हम सप्लाई नहीं मान रहे। अब वो क्या करें, आपने फ्री सैंपल और गिफ्ट दिए हैं, और वो क्या नहीं होने चाहिए, शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, और वो चारों आइटम में से भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो सप्लाई नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है। भाई बिजनेस है, आदमी फ्री में बांटेगा, फ्री में बांटेगा तो सप्लाई नहीं है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर नॉट रिलेटेड को कहोगे तो नो सप्लाई, तो उस सैंपल पे कोई जीएसटी नहीं। ठीक है, बाई 1 गेट 1 ऑफर, कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, 1+1। आप बताइए दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है एक के साथ एक फ्री दे, और एक की कॉस्ट उसे 10 रुपए पड़ रही है, 2 रुपए उसने प्रॉफिट जोड़े 12 रुपए, और वो कह रहा है 12 रुपए में तुम 20 रुपए का माल ले जाओ, ऐसा कोई करता होगा क्या? बताइए, कोई भी करेगा ऐसा? कतई नहीं करेगा। तो 1+1 का मतलब है वो व्यक्ति दोनों का प्राइस सिंगल ले रहा है। तो बताइए, अब मान लीजिए एक पेन के साथ एक पेन फ्री है, और इसका प्राइस 25 रुपए रखा गया है, तो जीएसटी 25 रुपए पे लगेगी, बात खत्म हो गई। बोलो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा, कई बार क्या होता है, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई की तरह होता है, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, तो फिर वही सिंगल प्राइस पे ही जा रहा है, तो जीएसटी पूरे टूथपेस्ट और उस पर टूथपेस्ट की जो प्राइस है उसी पे पूरे पे लग जाएगा, मतलब पूरा सिंगल प्राइस है आपका। अब देखिए, अब आगे कुछ रेस्टोरेंट्स की बात आएंगी। रेस्टोरेंट्स में क्या होगा, 2 तरीके के रेस्टोरेंट हैं, एक एसी और एक नॉन एसी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। मान लो ये रेस्टोरेंट है, ये डाइनिंग हॉल है जहां कस्टमर बैठ के खाना खाते हैं, और ये वाला मैनेजर का केबिन है। ध्यान से सुनना, ये वाला एरिया नॉन एसी है, ये वाला, और मैनेजर के रूम में एसी लगा हुआ है। आप बताइए इसे एसी रेस्टोरेंट बोलेंगे या नॉन एसी रेस्टोरेंट बोलेंगे? नॉन एसी, बस। तो उस पर जीएसटी का रेट 5% है, सिंपल। अच्छा, अब केवन जो है वो भी एसी, और
जैसे हमारे दिल्ली के पास एक जगह है मुरथल, यहाँ लोग बड़े पराठा खाने जाते हैं, ठीक है। तो सुखदेव के कुछ है एक नाम उसका, खाने जाते हैं। अब उसने क्या कर रखा है, अंदर तो पूरा एसी और बाहर ओपन एरिया है नॉन एसी। क्लियर? मैनेजर का केबिन भी एसी और खाने का भी एसी और बाहर वाला नॉन एसी। गवर्नमेंट कह रही है अब बताइए, कस्टमर के लिए भी तो एसी आप दे ही रहे हो ना, या नहीं दे रहे हो? तो ये पूरा एसी माना जाएगा और 18% जीएसटी लगेगी। मतलब कुल मिलाकर कंफर्ट ऑफ कस्टमर अगर है एसी तो वो एसी माना जाएगा। कंफर्ट ऑफ कस्टमर अगर एसी है तो उसे एसी माना जाएगा, और एसी माना जाएगा तो जीएसटी का रेट क्या हो जाएगा? 18%। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ। चलिए, सेल्स प्रमोशन करा दिया, गिफ्ट। अब देखिए शेड्यूल 2 क्या है। देखो शेड्यूल 2 में मुझसे ज्यादा मेहनत मत करवाओ, मैं सिंपली आपको थोड़ा समझा देता हूं और फिर आगे निकल जाता हूं। अगर कंपोजिशन है तो उसमें आएगा, ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन में आएगा 5%। इशिता चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 सिर्फ एक बात बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना। 7(1)(a), मैंने आपसे कहा था 7(1)(a) विदाउट शेड्यूल 2 इनकम्प्लीट है। अब देखिए पुराने एक्ट में क्या गड़बड़ी थी, तो गवर्नमेंट को जीएसटी यहां लाना पड़ा, और जीएसटी आया तो फिर किस तरीके से उसे खत्म किया गया और इफेक्ट लाया गया सही सही। देखिए अर्लियर लॉज में पोजीशन क्या थी, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था तो पोजीशन क्या थी, ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैंने 700 का खाना खाया, रेस्टोरेंट वाले आप देखते हो 10% सर्विस चार्ज लगा देते हैं अपनी तरफ से, जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप मना करोगे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि रेस्टोरेंट के ओनर को वो सर्विस चार्ज हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सर्विस चार्ज लगा दिया। अब बताइए अगर जीएसटी नहीं होता तो माल जो खाना खाया हमने वो तो वेट के लिए लायबल होता, और जो सर्विस हुई उस पर सर्विस टैक्स। बताइए पुराना लो होता तो ये होता कि नहीं होता? खाने की वैल्यू पर वेट और सर्विस पे सर्विस टैक्स। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बताइए। यस, अब सुने मेरी बात ध्यान से। 700 का खाना खाया, 10% सर्विस चार्ज है, सर्विस टैक्स नहीं है, ठीक है। अब वेट कितना लगा? 700 पे तो वेट लगा दिया 14%, 98 रुपीज आ गया। अब सर्विस टैक्स जो है वो 15% था, तो 70 रुपए पर सर्विस टैक्स लगा दिया। यहां तक तो ठीक था, वैल्यू 700 रुपए की थी, उस पर बैट लगा दीजिए, अब बिल्कुल ठीक है। और भैया आपने जो सर्विस चार्ज लिया उस पर सर्विस टैक्स लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक था लो। पर होता क्या था, जो खाना खाने गया है रेस्टोरेंट में, जरूरी नहीं है उसे कि सारे वेट और सर्विस टैक्स की नॉलेज हो। तो वो भाई साहब क्या करते थे, होटल के मालिक लोग, वो ये करते थे, वो कहते थे कि भैया 770 पे सर्विस टैक्स लगाओ और वेट लगाओ, दोनों लगाओ। अब बताओ 70 पे सर्विस टैक्स लगना चाहिए था, पर वो कह रहा है 770 पे लगाओ। तो बताइए गलत था कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गवर्नमेंट ने उस समय सर्विस टैक्स में एक बदलाव किया और कहा भैया ऐसा है, जो फूड है उस पर तो 6% लगाएंगे हम। उस समय गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स एक्ट में ऐसा किया। तो 700 पे 6%, हाँ डबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, गलत था। 700 पे 6% 42 रुपए, और 70 पे 15% 10.5 रुपए। अब देखिए 98 रुपए बैट, 42 रुपए, देख रहे हैं आप, सर्विस टैक्स, यानी खाने पे सर्विस टैक्स लग गया, और फिर सर्विस पे भी सर्विस टैक्स लग गया। इस प्रकार से 98 और 42 और प्लस 10 रुपए 50 पैसे, 98 और ये 10 50 और 42 52 50, 52 50, टोटल टैक्स बना 150 रुपए 50 पैसे। यानी टैक्स के ऊपर टैक्स, और पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या कर रहे हैं। जीएसटी में गवर्नमेंट ने क्या बोला? कुछ नहीं। कितने का खाना खाया भाई तूने? 700 का। सर्विस चार्ज कितना है, देना चाहते हो? हाँ जी देना चाहते हैं, 770। बस 770 पे सीधा 18% लगा दो। बताइए अब 770 पे दोनों टैक्स भी लगे तो 138 रुपए 60 पैसे आ रहे हैं, जबकि पुराने में 150 जा रहा था। तो कंज्यूमर को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी में बदलाव किया, और साथ की साथ उन्होंने क्या कहा कि भैया कौन सी चीज सप्लाई है और कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स है,
कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसमें क्लासिफाई किया है बस, और कुछ नहीं, जस्ट क्लासिफिकेशन, जस्ट क्लासिफिकेशन, राइट। तो भैया जैसे मैं एक दिखा देता हूं, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, एग्जांपल सेल, एक्सचेंज, बार्टर। अब बताइए गुड्स में गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब जैसे मान लो मैंने ओला बुक की शेयर टैक्सी, और ओला शेयर टैक्सी मैंने बुक की, तो मैं भी गया और दूसरा भी गया, बहुत बढ़िया। तो क्या हमारी कार हो गई? नहीं जी, हमने तो उस टैक्सी वाले की सर्विस ली। तो बताइए इसे सर्विस मानूं या सेल ऑफ कार मान लूं? बताओ क्या मानूं? सर्विस। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां पर उन्होंने यही किया है कि क्लासिफाई कर दिया। जैसे बैंक में लॉकर बहुत सारे होते हैं, तो लॉकर मैंने 1 साल के लिए ले लिया, उसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह रख रहा हूं, तो आप बताइए लॉकर खरीद लिया मैंने, लॉकर की सर्विस ली 1 साल के लिए? बस, तो ये पूरी जो लिस्ट है आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, सारी जीएसटी अपनी बुक से ही पढ़ना है। और बस ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, ये आपके लिए क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलता हूं मैं। पगड़ी सिस्टम। अब ये पगड़ी सिस्टम क्या है भाई? पगड़ी सिस्टम क्या है देख लेते हैं जी। पगड़ी सिस्टम को भी, पगड़ी सिस्टम कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। अगर हम कहीं पे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी है तो कई जगहों पे वो कहते हैं जी प्रीमियम दे दो आप हमें। अब मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख में दे दिया आपको, पर जिसने आपको दिया, मालिक ने, मान लो मैंने आपको दिया, तो 50 लाख तो मुझे प्रीमियम मिल गया। अब मैं हर महीने आपसे 10,000 15,000 रुपये रेंट ले रहा हूं, बात खत्म। अब यही आप क्या करोगे आगे, मान लो किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो, आपने 70 लाख में कर दिया, 70 लाख में, तो वो 70 लाख तो तुम्हारी जेब में गए, बट रेंट पूरी जिंदगी मेरे पास आता रहेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई है कि जो प्रॉपर्टी है आपकी, एक तो ध्यान रखना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अगर रेंट मिल रहा है तो वो जीएसटी में नहीं आएगा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का आएगा। और जो पगड़ी प्रीमियम लिया है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और उस पर क्या लगेगा? जीएसटी आपका लगेगा। ठीक है, चलिए शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या है ये देखिए, शेड्यूल 3 में वो आइटम है जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा, या हम इसे कह सकते हैं नेगेटिव लिस्ट। देखिए मैंने आपको बताई थी, मैं वो खोल लेता हूं अपना और आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए ये चार्ट दोबारा से ओपन, और ये मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए नेगेटिव लिस्ट मतलब जीएसटी नहीं लगेगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, देखो वो तो इनकम टैक्स में सैलरी में ही चली गई है ना। हाँ, लेकिन अगर शेड्यूल 1 वाली बात करें, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को गिफ्ट वगैरह दिया 50 से ऊपर, तो फिर जीएसटी लगेगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसी सर्विस बाई एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई सर्विस दे रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं। एमपी एमएलए या मेंबर ऑफ पंचायत कोई सर्विस दे रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं। ड्यूटीज ऑफ ए पर्सन हु होल्ड्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अब मान लीजिए प्रधानमंत्री साहब हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, या लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानी जाती हैं, तो ये कोई सर्विस दे रहे हैं तो ये भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, कोई जीएसटी नहीं। चेयरपर्सन, मेंबर डायरेक्टर ऑफ बॉडी जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, सीबीडीटी और सीबीआईसी, इनके जो चेयरमैन है वो कवर हो गए यहां पर, उनकी ड्यूटी पे कोई वो नहीं लगेगा, है ना। ऐसे ही, अच्छा यहां से हटेगा, मैं वहां से हटा रहा हूं। फिर है आपका सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल। अब बताइए शमशान घाट, कब्रिस्तान, या जो मुस्लिम्स के होते हैं या जो क्रिश्चियंस के होते हैं वहां दफनाते हैं, और हिंदुओं में जलाते हैं, क्रिया होता है। तो बताइए जो शमशान घाट जो है, या जहां पे डेड बॉडीज रखी रहती हैं, पिक्चरों में नहीं दिखाते हॉस्पिटल में गए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी, तो ये सब जो भी सर्विसेज दे रहे हैं इनमें कोई भी जीएसटी नहीं है। इवन डेड बॉडी को भी अगर कोई लेके जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं। सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट 5 ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 का 5B क्या कहता है कि अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आप दे रहे हो तो भैया बिल्डर्स आप जब बेचो तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचो। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद बेचोगे तो वो सप्लाई नहीं है, कोई जीएसटी नहीं लगेगी। तो बस वो यही कह रहे हैं कि वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद है, कोई जीएसटी नहीं लग रही। और लास्ट में एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें 3 ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स हैं, उन पर जीएसटी लग रही है, बाकी पर नहीं लगेगी। वो क्या है?
लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। रेंटल इनकम एचपी में टैक्सेबल होगी तरुण, रेंटल इनकम, ठीक है। लेकिन ये मकान बेचा जा रहा है तो सप्लाई में, अगर बिना आपने कंपनी से सर्टिफिकेट ले बेचा तो वो सप्लाई मानी और जीएसटी लगेगी, वैसे मूवेबल पर नहीं लगता, ठीक है। चलिए, तो ये 6 पॉइंट थे हमारे इसमें क्या बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट में, जिस पे जीएसटी नहीं लग रही है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं हमारा क्या बचा सप्लाई के चैप्टर में। बस ये थोड़ा सा, ये भी आप पिक्चर ले लीजिए, आधी आधी ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ये ले लीजिए आप, पहले ये ले लीजिए आप, अब ये ले लीजिए आप फटाफट से, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज, फटाफट से ले लीजिए मिक्स्ड सप्लाई। हो गया? बस 5 मिनट और दे दीजिए मुझे, फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे। मैं चाहता हूं कि चैप्टर पूरा खत्म ही करके उठूं। हो गया? यस सर, चलिए। रह गया? लो अब फिर फटाफट से ले लो, जल्दी से ले लो। चलिए, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। देखिए, ये डेफिनेशन है, कंप्राइज ऑफ 2 और मोर सप्लाईज, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड। यानी अगर हम कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जिसके साथ दूसरी बाय डिफॉल्ट आ रही है, जैसे मैं बात करूं, मैंने एक फ्लाइट बुक की कि भैया मैं जाऊंगा दिल्ली से गोवा। अब फ्लाइट ने क्या किया, टिकट मेरी बना दी। अब मेरा उद्देश्य क्या था, फ्लाई करके जाना। अब मैं जैसे ही टिकट आई, मैं गया एयरपोर्ट की लॉन्ज एक्सेस की, एयरपोर्ट में उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट का इंश्योरेंस कवर हुआ, उसके बाद मैं फ्लाइट में खाना पीना खाया, वो सब कवर हुआ। आप बताइए मेरा मेन मकसद क्या था, फ्लाई करना या खाना पीना और लॉन्ज एक्सेस करना, बताइए। फ्लाई। तो भैया प्रिंसिपल सप्लाई फ्लाई है, तो जो टिकट की पूरी वैल्यू है, पूरी वैल्यू, उस पे जो फ्लाई का जीएसटी का रेट होगा वो पूरी वैल्यू पर लगेगा, दैट्स ऑल। तो वही मैंने लिखा है कि अगर कोई ऐसी सप्लाई है जो नेचुरली बंडल्ड है, टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई आपकी कहलाएगी। और सर एग्जाम्पल एक और, मैं फ्रिज खरीदने गया, फ्रिज के साथ ट्रे आती है आइस क्यूब के लिए। आप बताइए मैंने फ्रिज खरीदा था या ट्रे खरीदी थी? फ्रिज। तो बस टोटल वैल्यू पे फ्रिज पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, है ना। अच्छा, लेकिन फ्रिज के साथ ट्रे तो फ्री आती है, बोतल तो फ्री नहीं आती। दुकानदार ने कहा भाई साहब ये बड़ी डिजाइनर वाली बोतल है, आप खरीदोगे? मैंने हाँ जी खरीदूंगा। अब मैंने फ्रिज के साथ बोतल भी खरीद ली, तो फिर जो है वो मेरी मिक्स्ड सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई से उसका रिलेशन नहीं है कहीं भी, बोतल तो अलग से आती है ना। तो बोलिए ये बात समझ आई कि नहीं आई, कि कंपोजिट क्या है। कंपोजिट कि भैया मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद था फ्लाई करना, और फ्लाई के लिए अगर मैंने कोई पेमेंट किया है तो वो मेरा प्रिंसिपल होगा। अब देखिए मैंने एक दो एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए, ये पढ़ लीजिए आप। नहीं, बोतल का वैसे तो फ्रिज से रिलेशन है तरुण, पर दुकानदार थोड़ा बेचता है उसके साथ फ्री, कह ले जाओ जी ये फ्रिज के साथ आई है, फ्रिज के साथ नहीं आई ना वो, इसलिए ऐसा है। हाँ, तब वो मिक्स सप्लाई बन जाएगी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। चलिए, इसके बाद ये देखो मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैंने मोबाइल फोन खरीदा, उसके साथ मुझे वारंटी मिल रही है, तो ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा क्या था, मोबाइल, वारंटी साथ में आई है। ट्रेवल टिकट, ये भी कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल। मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के साथ बैग आ गया, तो ये भी मेरा क्या है, कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल। चलिए फिर सर मिक्स्ड सप्लाई क्या है। मिक्स्ड, अच्छा देखो, कंपोजिट सप्लाई का एक और एग्जाम्पल, मैं किसी होटल में गया, मैं होटल में गया और मैंने 3 डेज 4 नाइट के लिए होटल बुक कराया। होटल वाले ने मुझसे क्या कहा, फ्री ब्रेकफास्ट दूंगा जी आपको डेली।
आप इंटरकॉम यूज करो, आप यहाँ का जिम यूज करो, आप ये यूज करो। अब मैं गया किस लिए था? स्टे करने, और मुझे ये सारी सुविधाएं साथ मिल रही हैं, तो बताइए उसके साथ नेचुरली बंडल्ड है ना, तो स्टे का जो मेरा रेट है वो मेरा जीएसटी का रेट पूरी वैल्यू पर लग जाएगा। अब मिक्स सप्लाई क्या है? मिक्स सप्लाई का मतलब यह है कि भैया अब देखिए मिक्स सप्लाई पे आता हूं। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है भैया? मिक्स सप्लाई का मतलब है कंप्राइज ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई फॉर ए सिंगल प्राइस। अलग अलग उनकी पहचान है, जैसे फ्रिज अलग था, बोतल अलग था, तो दोनों को एक साथ भी अगर लें तो वो अलग अलग था, उसे मिक्स बना दिया। सेल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई डेट पर्टिकुलर सप्लाई अट्रैक्ट हाई रेट ऑफ टैक्स, नॉट नेचुरली बंडल। नेचुरली नहीं है, बस मिला दिया उन्हें जबरदस्ती। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं देता हूं कि साहब दीपावली पे आप देखते हो एक टोकरी गिफ्ट करते हैं लोग, जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, टॉफी होती है, चॉकलेट होते हैं, फ्रूटी वगैरह सब मिक्स करके एक टोकरी सी बनाई और दे दिया। तो हमारी गवर्नमेंट बोली भैया ये सब अलग अलग अकेली बिकते हैं, नेचुरली बंडल तो है नहीं। अब अब हम इस पे कैसे जीएसटी लगाएं? उनने कहा भैया अलग अलग लगानी चाहिए कायदे से, पर अलग अलग ऐसे लगाने बैठे तो ये तो दिक्कत वाली बात है। उनने कहा ऐसा कुछ करो ताकि अगली बार ये टोकरी बना ही नहीं पाए। तो बोले इसमें हाईएस्ट रेट देख लो किस पे लगते हैं। तो हाईएस्ट रेट जिस पे लगते हैं, जैसे ये दीपावली में टोकरी बनाई, फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, चॉकलेट, तो चॉकलेट का रेट हाई है और ये पूरी टोकरी सिंगल प्राइस के लिए है। तो वो कह रहे हैं अगर पूरी टोकरी 1800 की बेची है तो 1800 पे जो चॉकलेट का रेट है मान लो 28%, तो पूरी चॉकलेट पे 28%, यानी पूरी टोकरी पे क्या लगेगा? 28% से जीएसटी लग जाएगा। सो मिक्स्ड सप्लाई में क्या होगा? हाईएस्ट रेट होगा वो जीएसटी लगेगा। सर जैसे अभी सूट पीस के साथ मास्क कह सकते हो, कह सकते हो। चलिए आईफोन विथ चार्जर, यस बिल्कुल 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 एकदम। लेकिन आजकल आईफोन चार्जर के साथ नहीं आ रहा, अब चार्जर अलग से खरीदना पड़ रहा है। वो उन्होंने मिक्स्ड बना दी। वो पहले वो कंपोजिट थी, अब वो मिक्स्ड हो गई क्योंकि सब अलग अलग है चार्ज। वो मेरे ख्याल में केवल लीड दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, वो होता है ना जो जिसमें लगाते हैं लीड को। ठीक है, चलिए अब एक दो एग्जाम्पल इसके भी करवा के और इसे मैं फिनिश कर रहा हूं। देखिए जरा देख लीजिए, ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप बस 22वां कर लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा। कैडबरी ने एक गिफ्ट बैग बनाया चॉकलेट और फ्रेश जूस का, तो उन्होंने बोला कि दोनों में हाईएस्ट रेट क्या है? जूस पे 12% है और चॉकलेट पे 28। तो वो कह रहे हैं भैया पूरे गिफ्ट बैग पर जितनी भी वैल्यू है उसकी, उस पर हम कितना रेट लगा देंगे? 28%। तो बताइए सप्लाई एकदम समझ आई? कोई डाउट मन में है तो प्लीज पूछें, और अगर एकदम क्लियर है तो रिवाइज कर दें आज ही अपने इंस्टीट्यूट की बुक से, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए आपको। बोलिए एकदम समझ आया? बढ़िया लगा? चलिए सर दिस इज मच इजियर देन इनकम टैक्स। ये तो है सर, इनको अलग अलग लेना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ओके। तो हमारी सप्लाई इज ओवर, बहुत बड़ा हमने आज काम किया सप्लाई खत्म करके। मंडे टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों खत्म करेंगे, और जरूरत पड़ी तो एक छोटा टॉपिक भी ले लेंगे। ऐसे कर करके हम सर एक साथ क्यों लिया? क्या एक साथ लिया तरुण? क्या एक साथ लिया? जीएसटी वही एक्चुअली क्या है ना, आप एक बताओ, आप ऑफिसर हो और आपसे कहा जाए कि इस टोकरी पे जीएसटी लगानी है, अब आप एक एक आइटम को अलग अलग निकाल के जीएसटी लगा रहे हो, तो आपका काम नहीं बढ़ जाएगा? उन्होंने सीधा बोल दिया भाई साहब हम हाईएस्ट लगा देंगे तो तुम अगली बार अलग अलग बेचोगे, एक साथ इकट्ठा करके नहीं बेचोगे। अब समझ आया क्या लॉजिक था? ओके, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मंडे को मिलता हूं, आगे बढ़ते हैं, खत्म करेंगे इसे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।